हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 3 क्वांटिटी एप्टीट्यूड उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रिवीजन सीरीज रहने वाला है। अगर आप ये रिवीजन सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लेते हो, आप इजीली एग्जाम में 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स भी बना के आ पाओगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज जो है इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले। एंड ये जो आपको रिवीजन नोट्स दिख रहे हैं, इसको आप डाउनलोड कर पाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल से। और ये रिवीजन नोट्स बहुत मेहनत करके बनाए गए, बहुत ही बढ़िया नोट्स बने। इन रिवीजन नोट्स के अलावा आपको और कुछ भी चीज रेफर करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आपका हर एक कॉन्सेप्ट, जितने भी फॉर्मूले प्रॉपर्टीज आते हैं चैप्टर के अंदर, वो सब कुछ कवर है। जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह, कैलकुलेटर के ट्रिक्स, सब मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दिए। ठीक है, तो बस आपको ये रिवीजन नोट्स पूरा अच्छे से रेफर करना है। साथ में ये जो रिवीजन वीडियोस आएंगी, इनको आपने अच्छे से पूरा देखते जाना है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं रिवीजन वीडियोज में, आपके स्टडी मटेरियल से भी एंड पास्ट ईयर पेपर से भी। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका पूरा जो है डर मिट जाएगा और आप इजीली 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स भी बना सकते हो। और अगर कोई स्टूडेंट अभी भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप इजीली पासिंग मार्क्स बना के आ जाओगे, बल्कि मैं ये बोल रहा हूं कि आप 60 प्लस मार्क्स भी बना के आ सकते हो। ओके, चलो, तो सीक्वेंस सीरीज को अभी रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं। आपको जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स दे रखे वो सीक्वेंस में है या नहीं, आप कैसे पता करोगे? तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या उनमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या। ओके, और उस पैटर्न की मदद से क्या आप आगे की कोई भी टर्म की वैल्यू प्रेडिक्ट कर पा रहे हो क्या? अगर आप ये चीज कर पा रहे हो तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स क्या रहेगा, आपका सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, तो वही चीज देखो, यहां पर इंग्लिश में मैंने सिर्फ लिख के दे दिया। एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी इन सीक्वेंस इफ देयर इज सम डेफिनेट पैटर्न यूजिंग विच वी कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट टर्म्स। ओके, यहां पर हमने क्या करा, सीक्वेंस का मतलब देख लिया। अब मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल दिए। अब बताना 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स ये सीक्वेंस में है क्या? ये सीक्वेंस में है। कैसे पता चला? यहां पर कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको? ये सब क्या आपके मल्टीपल्स ऑफ 2 है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म जो है कैसे निकल रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 करके 2। सेकंड टर्म जो है कैसे निकल रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। थर्ड टर्म कैसे निकल रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 एंड सो ऑन। ओके, तो यहां पर हमें पैटर्न दिख गया, और वो पैटर्न क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 का। और क्या आप ये पैटर्न की मदद से कोई भी टर्म की वैल्यू प्रेडिक्ट कर पाओगे क्या? कर सकते हो। जैसे यहां पर अगर मैं सीक्वेंस में आपको पूछ रहा हूं कि 10th टर्म जो है उसका वैल्यू बताओ, आप इजीली निकाल के बता दोगे। क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना रहेगा, 20। अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि सीक्वेंस में जो है 50th टर्म जो रहेगा उसका वैल्यू बताओ, आप इजीली निकाल दोगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी कितना रहेगा, 100 रहेगा। समझ में आ गया? अब ये जो दूसरा एग्जांपल है, ये बताना सीक्वेंस है या नहीं। 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, ये भी क्या है, आपका सीक्वेंस है। यहां पर क्या पैटर्न दिख रहा है, ये आपके नेचुरल नंबर्स के क्या है, स्क्वायर है। जैसे यहां पर फर्स्ट टर्म जो है क्या है, 1 स्क्वायर है। सेकंड टर्म जो है क्या है, 2 स्क्वायर है। थर्ड टर्म क्या है, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, तो यहां पर क्या है, ये भी आपका सीक्वेंस है। अगर मैं यहां पर आपको पूछ रहा हूं कि आप मुझे 10th टर्म जो है उसका वैल्यू बताओ, तो क्या रहेगा, 10 स्क्वायर रहेगा, यानी कितना, 100। अगर मैं यहां पर आपको पूछ रहा हूं कि 25th टर्म जो है ना उसका वैल्यू बताओ, तो क्या रहेगा, 25 स्क्वायर यानी कितना, 625। ओके, यहां पर देखो मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आपने बताना है कि नंबर जो मैं लिख रहा हूं ये सीक्वेंस में है या नहीं। तो 1, 8, 27, 64, 125 एंड सो ऑन, बताओ ये सीक्वेंस में है या नहीं। तो ये भी आपके क्या है, नंबर सीक्वेंस में है, क्योंकि यहां पर आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, ये आपके नेचुरल नंबर्स के क्या है, क्यूब है। जैसे फर्स्ट टर्म जो क्या है 1 क्यूब है, सेकंड टर्म क्या है 2 क्यूब है, थर्ड टर्म क्या है 3 क्यूब एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या है, ये भी आपका सीक्वेंस में है। यहां पर मैं अगर आपको पूछ रहा हूं कि 7th टर्म जो इसका वैल्यू बताओ, ठीक है, 7th टर्म जो इसका वैल्यू बताओ, क्या होगा, 7 क्यूब कितना रहेगा, 343 रहेगा। अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि यहां पर 10th टर्म जो इसका वैल्यू बताओ, तो क्या होगा, 10 क्यूब कितना आएगा, 1000 आएगा। ओके, चलो, अब देखो सीक्वेंस जो है क्या होता है, आपकी दो टाइप की होती है। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट सीक्वेंस मतलब क्या, अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर पा रहे हो तो सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे, फाइनाइट सीक्वेंस। और वही अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स अनएंडिंग है कि आप नहीं काउंट कर सकते हो, तो क्या रहेगा, आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस रहेगा। वही सब चीजें देखो यहां पर लिख रखी है, आपने पढ़ते जाना है। अब मैं यहां पर देखो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने बताना है कि फाइनाइट सीक्वेंस है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, ये क्या रहेगा, आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस रहेगा। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 7, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका 7 आएगा, सेकंड टर्म आपका 14 आएगा, थर्ड टर्म 21 आएगा, फोर्थ टर्म 28 आएगा एंड सो ऑन। ये चलते रहने वाला है, ये कभी भी खत्म होगा क्या, नहीं। ये क्या है, आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या आपकी अनएंडिंग है, क्या रहेगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस रहेगा। बट अगर मैं यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर देता हूं, जैसे सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 विद इन 40, मल्टीपल्स ऑफ 7 चाहिए बट 40 के अंदर वाले, यहां पर क्या होगा, ये आपका फाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगा। क्योंकि यहां पर अब आपकी टर्म्स कौन कौन सी आएगी, 7 आएगा, एक 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा और 35 आएगा। क्या हम 42 लिख सकते हैं क्या, नहीं, यहां पर हम 42 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 42 क्या है, 40 से ज्यादा है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, 35 पे आके आपका खत्म हो जाने वाला, 7, 14, 21, 28, 35। समझ में आ गया? तो यहां पर अब आप नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर पाओगे। तो सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 विद इन 40 जो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा? चलो, अब मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो यहां पर देखो कुछ भी कंडीशन नहीं है, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन मैंने लगाया क्या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस।
ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ ऑड एंड नेचुरल नंबर्स, तो क्या आएगा उसमें 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ये चलते रहने वाला है, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, बट अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहा हूँ, सीक्वेंस ऑफ ऑड एंड नेचुरल नंबर्स विद इन 12, ठीक है, ऑड एंड नेचुरल नंबर्स चाहिए बट 12 से छोटे वाले, ठीक है, 12 से छोटे वाले। तो यहां पर क्या होगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा। क्या यहां पर हम 13 लिख पाएंगे? नहीं लिख सकते, ये 13 क्या 12 से ज्यादा है, यहां पर हमें 11 पे आके रुक जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, यहां पर आप नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, चल आगे, सीरीज का मतलब क्या होता है? तो जो भी आपने टर्म्स लिखी है सीक्वेंस में, उनको जब आप क्या कर रहे हो, ऐड कर दे रहे हो, तो उससे क्या होगा आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। समझ में आ गया? जितनी भी हमने टर्म्स सीक्वेंस में लिखी है, उनको जब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, उनका जब हम सम निकाल ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ओके, यहां पर देखो, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं T1 से, सेकंड टर्म को हम डिनोट करते हैं T2 से, थर्ड टर्म को डिनोट करेंगे T3 से एंड सो ऑन। अनदर टर्म जो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, Tn से। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जो है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जो है, वो क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन टिल Tn। और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जो है, उसको हम डिनोट करते हैं Sn से। ये सब चीज यहां पर देखो मैंने लिख के दी। ओके, इसको अगर आपको नोटेशन में लिखना है तो आप कैसे लिख पाओगे, Sn इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Tn, Sn इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Tn। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, Sn इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Tr, R का वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, समेशन ऑफ Tr, R का वैल्यू 1 से लेके n तक। समझ में आ गया? यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स अभी आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछना आ रहा तो पूछ सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या दिया है, समेशन ऑफ 2r, r इक्वल्स टू 1 टू r इक्वल्स टू n। समेशन ऑफ 2r, r इक्वल्स टू 1 टू r इक्वल्स टू n। तो आप यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले r की जगह 1 पुट करोगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। फिर आप r की जगह 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा, 4 होगा। ओके, फिर आप r की जगह 3 पुट करोगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा, 6 होगा। तो ऐसे करके आप हर एक टर्म की जो वैल्यू निकालते जाओगे। अनदर टर्म जो है उसका वैल्यू क्या रहेगा, यहां पर आपको क्या करना है, r का वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट करना है। तो आप आखिरी में क्या करोगे, r का वैल्यू n पुट करोगे, यहां पर r का वैल्यू आपको n पुट करना है। तो अनदर टर्म जो है उसका वैल्यू क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय n, यानी कितना होगा, 2n आएगा। अब आपने जितनी भी टर्म्स पूरी निकाल रखी है उनको आपको क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा। क्यों हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो समेशन का साइन है, तो हमें क्या करना रहेगा, सभी टर्म्स को ऐड करना रहेगा। तो क्या आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन टिल 2n। वही चीज यहां पर मैंने पूरा आपको लिख के दी। समझ में आ गया? अब दूसरा एग्जांपल जो यहां पर क्या है, समेशन ऑफ r स्क्वायर। ओके, समेशन ऑफ r स्क्वायर, यहां पर कुछ बोला है क्या कि आपको r की वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट करना है? नहीं, यहां पर क्या होगा, आपकी टर्म्स चलते जाने वाली। तो पहले आप r की जगह 1 पुट करोगे तो पहली टर्म क्या आएगी, 1 स्क्वायर आएगी, जो कि क्या रहेगा 1। फिर आप r की जगह 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म क्या आएगा, 2 स्क्वायर। फिर आप r की जगह 3 पुट करोगे तो क्या होगा, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, तो यहां पर आपने पहले सभी टर्म्स को निकाल लिया और बाद में आप क्या करोगे, उसको ऐड करते जाओगे। क्या आएगा यहाँ पर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, चलते जाने वाला है। यहां पर ये n स्क्वायर पे रुकेगा नहीं, क्या होगा, चलते जाएगा। ओके, ये जो आपने सीरीज लिखी थी इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज। यहां पर क्या हो रहा है, ये अनदर टर्म पे आकर रुक जा रही है। ये वाली जो हमने सीरीज लिखी इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। ये वाली सीरीज क्या हो रही है, चलते जा रही है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा, देखो फाइनाइट सीक्वेंस से जो सीरीज बन के तैयार होगी वो क्या रहेगी, फाइनाइट सीरीज रहेगी। और इनफाइनाइट सीक्वेंस से जो सीरीज बन के तैयार होगी वो क्या रहेगी, इनफाइनाइट सीरीज रहने वाली है। समझ गया? ठीक है, चलो वही चीज मैंने यहां पर आपको पूरा लिख के बताया। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ये वाली चीज हमने देख लिया। जैसे देखो यहां पर इनफाइनाइट सीरीज में मैंने क्या एग्जांपल लिखा है, 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 एंड सो ऑन, चलते जा रहा है। ठीक है, ये रुक रहा नहीं है, क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज। और वही इसको अगर मैं क्या करूं, 28 पे रोक दे रहा हूं या 35 पे रोक दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, वो फाइनाइट सीरीज हो जाएगा। जैसे 7 प्लस 14 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 35, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीरीज। आपको समझ में आ रहा होगा, फाइनाइट सीक्वेंस से जो सीरीज बनेगा वो क्या रहेगा, फाइनाइट सीरीज रहेगा। और इनफाइनाइट सीक्वेंस से जो सीरीज बनेगा वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट सीरीज रहेगा। ओके, चलो अब जो है हम इस चैप्टर के मेन पार्ट पे आ जा रहे हैं, जो कि कौन सा है आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और बाद में हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही मिलने वाले हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, और यहां पर जो आपको पैटर्न है वो क्या दिखता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, आपका हर बार सेम आएगा। जैसे आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालोगे, बाद में थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म निकालोगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म निकालोगे, तो हर बार क्या होगा, आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम मिलेगा। तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा बोलेंगे। ओके, तो अगर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है, सेम है, तो सीक्वेंस क्या रहेगा आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। वही चीज मैंने यहां पर आपको लिख के दिया है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, कांस्टेंट। ओके, अब यहां पर देखना, जो फर्स्ट टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उसको हम डिनोट करते हैं ए से। जो आपका डिफरेंस है ना कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जो आपका हर इसमें सेम आ रहा है, उसको हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, उसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। ओके,
और यहां पर आपका जो जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला रहता है वो होता है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी। यहां पर देखो मैंने नीचे आपको लिख के दिया जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी। Tn मतलब क्या है, अनदर टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। a मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। d मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो आप कैसे निकालोगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। और n मतलब क्या, अगर आपको 20th टर्म का क्या करना है, वैल्यू निकालना है तो आप n की जगह 20 पुट करोगे। अगर आपको क्या करना है 100th टर्म का वैल्यू निकालना है तो आप n की जगह 100 पुट करोगे एंड सो ऑन। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो ये जो एक एग्जांपल है, आपने बताना है कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। फटाफट से देखो ये सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो आप कैसे चेक करोगे, आपने क्या करना है कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है और देखना है वो हर बार सेम आ रहा है क्या। अगर वो सेम आ रहा है मतलब वो सीक्वेंस आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, वरना नहीं। यहाँ पर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो क्या होगा, सेकंड टर्म 10 है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो 10 माइनस 3 करने पे क्या हो रहा है 7 आ रहा है। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो तो थर्ड टर्म क्या है, यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है 17 है, ठीक है, थर्ड टर्म क्या है 17 है और सेकंड टर्म क्या है 10 है, तो 17 माइनस 10 करने पे क्या हो रहा है 7 आ रहा है। अब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी चेक कर लो, फोर्थ टर्म क्या है 24 है, थर्ड टर्म क्या है 17 है, तो 24 माइनस 17 करने पे क्या हो रहा है 7 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज दिखा कि जब भी आप दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो हर बार क्या हो रहा है सेम आ रहा है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 आए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 7 आए, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 7 है। यहाँ पर आपका दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे सीक्वेंस क्या आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके चल, इसके बाद देखना सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। यहां पर अब दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आपका Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है n बाई टू मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, दो फॉर्मूलेज है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या है n बाई टू मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी, और दूसरा फॉर्मूला क्या है n बाई टू मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, अब आपको a और d का मतलब तो पता ही है। a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, d मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस, n मतलब क्या होगा, अगर आपको पहले 25 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो आप n की जगह 25 पुट करोगे, अगर आपको पहले 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो आप n की जगह 15 पुट करोगे एंड सो ऑन। बट यहां पर ये l मतलब क्या होता है, l मतलब क्या होता है लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस सेकंड वाला फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दे रखा है तो सम निकालने के लिए आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा, वरना आप हर बार क्या करोगे पहला फॉर्मूला यूज में लो। ध्यान रहेगी ना ये सब चीजें। चलो इसके बाद ये जो नोट है ना, ये आप कैसे ध्यान में रखोगे तो बहुत क्या होगा, आपको हेल्प मिल जाएगी, वरना इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो बहुत टाइम लगता है। यहां पर ये नोट में मैंने क्या लिख के दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज q, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज q एंड सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज p। आपको दिख रहा होगा यहां पर पहले ये p था और बाद में क्या था q था, अब क्या हो रहा है पोजीशन स्वैप हो जा रही है, पहले q आ रहा है और बाद में क्या हो रहा है p आ रहा है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज q एंड सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज p। देन वो पूछेगा कि आपको कि पहले p प्लस q टर्म्स का सम निकाल के बताओ। ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पर आपका आंसर क्या आएगा ध्यान रख लो, माइनस इन ब्रैकेट्स p प्लस q, माइनस इन ब्रैकेट p प्लस q। इसको अगर आप याद रख लेते हो तो क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, वरना इसको सॉल्व करने को अच्छा खासा टाइम लगता है। ओके, इसको आपने ख्याल रख लेना है। ठीक है, इसका देखो मैं आपको एग्जांपल देके बता दे रहा हूं कि कैसे इसको यूज में लेना होता है। अगर वो आपको क्वेश्चन में बोलता है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल्स टू 50 एंड सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म्स। ठीक है, पहले 60 टर्म्स का जो आपको क्या करना है सम निकाल के बताना है। अब देखो ये 60 जो है कैसे आ रहा है, ये पहले आपका p था, ये q था, अब ये q है, ये क्या है p है, और ये 60 कैसे आ रहा है p प्लस q करके। आप चेक कर लो 10 प्लस 50 करने पे क्या हो रहा है 60 आ रहा है। तो हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स जो है किसके बराबर होगा, माइनस इन ब्रैकेट्स p प्लस q के बराबर होगा। यहां पर आपका आंसर जो है ये क्या आ जाएगा -60 आएगा। क्या आएगा -60 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। बट ये जो चीज है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स जो है डेट इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट्स p प्लस q, ये आप कब यूज में ले पाओगे, अगर सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स जो है q के बराबर है और सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स p के बराबर है, तब भी आप ये चीज यूज में ले सकते हो। आप हर बार जो है इस चीज को यूज में नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ये कंडीशन भी ध्यान में रखना, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स जो है वो q के बराबर है और सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स p के बराबर है, तभी आप क्या कर पाओगे कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स जो है वो किसके बराबर रहेगा, माइनस इन ब्रैकेट्स p प्लस q के बराबर। ओके, चलो अब यहां पर देखना कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है।
पहली शॉर्टकट ट्रिक देखो क्या है, अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में गिवन है, तो उस केस में अनदर टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो आप कैसे निकालोगे, 2an प्लस b माइनस a। रीड कर लो आप, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपको गिवन है an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में, तो अनदर टर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या रहेगा, 2an प्लस b माइनस a। ओके, अब ये शॉर्टकट ट्रिक को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताते जा रहा हूं। जब तक मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा तब तक आपको ये चीजें समझेगी नहीं, इसके लिए मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। तो यहां पर देखो आपके स्टडी मटेरियल में जो एक्सरसाइज 6A है उसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से रीड करो। द अनदर टर्म ऑफ द सीरीज वाज अ सम टू n टर्म्स इज 5n स्क्वायर प्लस 2n। तो सम ऑफ n टर्म्स जो है वो आपको देखो क्या दिया है, ध्यान से देखना। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको दिया है 5n स्क्वायर प्लस 2n, ये 5n स्क्वायर प्लस 2n, और आपको क्या करना है, अनदर टर्म जो है वो निकाल के बताना है। अनदर टर्म क्या है वो आपको निकाल के बताना। यहां पर देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। Sn जो है वो क्या दिया आपको, 5n स्क्वायर प्लस 2n दे रखा है। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो है आपका an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में, ये आपका क्या है, an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में है कि नहीं। तो बताना यहां पर a और b का वैल्यू क्या रहेगा, a का वैल्यू क्या आ रहा है 5 और b का वैल्यू क्या आ रहा है 2। जब आप ये 5n स्क्वायर प्लस 2n को कंपेयर कर रहे हो an स्क्वायर प्लस bn से, तो a का वैल्यू कितना मिल रहा है 5 और b का वैल्यू क्या मिल रहा है 2। अब आपको ये शॉर्टकट ट्रिक पता होना चाहिए कि अनदर टर्म जो है वो क्या होता है, 2an प्लस b माइनस a। बस a और b की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस b की जगह 2, a की जगह 5, कितना आ गया देखो 10n, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3। तो ये आपका आंसर है 10n माइनस 3, खत्म। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो ऑप्शन सी। समझ में आ गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इफ pth term of arithmetic progression is q and qth term of arithmetic progression is p, then rth term of arithmetic progression is equals to p plus q minus r। और ये arithmetic progression आपका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, -1 रहेगा। अगर ऐसी चीज हो रही है कि pth टर्म जो है वो q के बराबर है और qth टर्म जो है p के बराबर है, तो उस केस में rth टर्म जो है किसके बराबर रहेगा, p plus q minus r के बराबर रहेगा। और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, -1 आएगा। ये सब शॉर्टकट ट्रिक है, ध्यान रखना। इसके ऊपर बेस भी देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, एक तो आपके स्टडी मटेरियल में ही है। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला है, mth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n एंड nth टर्म इज m, देन फाइंड द rth टर्म। यहां पर क्या बोला है, mth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, n है, और nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, m है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, p और q की जगह उसने m और n में लिख के दे दिया, और कुछ नहीं, कि tm जो है इज इक्वल्स टू n, और क्या बोला है tn इज इक्वल्स टू m, और वो पूछ रहा है tr क्या रहेगा। यहां पर बस p और q की जगह उसने क्या करा, m और n में लिख दिया। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, m प्लस n माइनस r। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ, ऑप्शन नंबर डी। अगर वो पूछता था कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो क्या रहेगा, -1 रहेगा। ये सब शॉर्टकट ट्रिक्स, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लगता है, तो इनको ध्यान रखोगे तो क्या होगा, फटाफट से आपका आंसर बन जाएगा। अलग टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो वो आपको अगर क्वेश्चन में बोलता है फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है कितना है, 2025 है, एंड 2025 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है क्या है, 5 है। आपको जब क्या करना है, 2026 टर्म जो है उसका वैल्यू निकाल के बताना है। यहां पर क्या होगा, देखो ये आपका p है, ये आपका q है, ये आपका q है, ये क्या आपका p है, और ये क्या आपका r है। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, इस केस में tr जो है, ठीक है, rth टर्म जो है कैसे निकालोगे आप, p प्लस q माइनस r करके। तो 2026 टर्म जो है वो कैसे निकलेगा, देखो p प्लस q माइनस r, p का वैल्यू 5 है, q का वैल्यू 2025 है, और r का वैल्यू 2026 है। सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है। तो 5 प्लस 2025 जो है करने पे कितना आ गया, 2030, और उसमें से 2026 लेस कर दो, कितना आ जा रहा है 4। ये आपका आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद देखना नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक क्या है, कि अगर 3 टर्म्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, ए बी और सी, ये 3 टर्म्स है और ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यहां पर जो कंडीशन रहेगा, ठीक है, ये 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना, तो यहां पर जो आपका कंडीशन रहेगा उसके लिए क्या रहने वाला है, ट्वाइस द सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ठीक है, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। क्या 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, ये कोई रटने की बात नहीं, आप इजीली निकाल भी सकते हो। ये 3 टर्म्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना, इसका मतलब क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा, b माइनस है, दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या होगा, c माइनस b। अब देखो ये माइनस b जो है यहां जाकर क्या होगा, प्लस b हो जाएगा, और ये माइनस a जो है यहां जाकर क्या होगा, प्लस a हो जाएगा। क्या आ रहा है, b प्लस b, कितना हो गया 2b, और ये क्या हो जाएगा a प्लस c। रटने की बात नहीं है, अगर आप इसको खुद से निकाल पाओगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगी। अब
ये जो फोर्थ शॉर्टकट ट्रिक है इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखो यहां पर मैंने क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये पूरी शॉर्टकट ट्रिक एक्सप्लेन की है, तो ये क्वेश्चन रीड कर लो आप पहले। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 96 एंड 14,715 डिविजिबल बाय 7 इज, ठीक है, 96 और 14,715 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो यहां पर शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, देखो आपके पास कैलकुलेटर तो होता ही, कैलकुलेटर अलाउड है, आप क्या करोगे, ये जो पहला आपको नंबर दे रखा है यहाँ पर 96, उसको आप क्या करो 7 से डिवाइड कर दो। 96 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ रहा है, 13.71 समथिंग आ रहा है। आपने क्या करना है, सिर्फ जो इंटीजर पार्ट है उसको लिखना है, डेसिमल वाले पार्ट को आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है। तो 13.71 समथिंग आया ना, तो सिर्फ 13 लिखो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा 13 लिख दिया। फिर ये जो 14,715 है इसको भी आप क्या करो 7 से डिवाइड करो, तो 14,715 डिवाइडेड बाय 7, ये कितना आ रहा है आपका 2102.14 आ रहा है। यहां पर भी जो इंटीजर पार्ट है सिर्फ उसको लिखो, डेसिमल वाले पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर करो। यहां पर देखो हमने क्या करा 2102 लिख दिया। अब आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस 2102 माइनस 13 कितना आ गया 2018 है, ये आंसर है, खत्म। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देखो आपको स्टडी मटेरियल से करके बता दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 जो है इसको पढ़ लो आप एक बार। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,556 डिविजिबल बाय 5 इज, 74 और 25,556 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है। तो आप क्या करोगे 74 को जो है 5 से डिवाइड कर दो, ये कैलकुलेटर को यूज में ले लो। अगर आपको ओरली नहीं जमता है तो कैलकुलेटर यूज में लेते जाना। कितना आ रहा है 14.8 आ रहा है, बट आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट को लिखना है, सिर्फ इंटीजर पार्ट को लिखो, डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर करो। फिर क्या होगा 25,556 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका क्या आएगा 5111.2 आएगा, देख लो 25,555 डिवाइडेड बाय 25,556 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ रहा है 5111.2। सिर्फ इंटीजर पार्ट को लिखो, क्या होगा 5111, ठीक है। डेसिमल वाले पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर करना है, सिर्फ इंटीजर पार्ट लिखना है। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो, 5111 माइनस 14 कितना होगा 5097। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। समझ गया, ठीक है। इसके बाद देखना ये जो शॉर्टकट ट्रिक है भी बहुत आसान है। आपको क्या है 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में कि 3 टर्म्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और वो 3 टर्म्स का आपको सम दे रखा है, ठीक है। 3 टर्म्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और उन 3 टर्म्स का आपको सम भी जो है क्वेश्चन में दे रखा है, और आपको क्या करना है जो मिडल टर्म है उसका वैल्यू निकाल के बताना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको सम दिया है ना, ठीक है, वो 3 टर्म्स का जो आपको सम दिया है उसको आप क्या करो 3 से डिवाइड कर दो, आपको मिडल टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है। If sum of 3 terms in arithmetic progression is given, then middle term जो है that is equals to what? Sum of 3 terms divided by 3. Okay? इसके ऊपर बेस्ड भी जो है देखो एक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर दिख नहीं रहा है, मैं आपको बना के दे देता हूं क्वेश्चन, सिंपल चीज होती है। तो यहां पर देखो लेट सपोज को आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि सम of 3 terms in arithmetic progression is 81. Find the middle term. Find the middle term. क्या होगा मिडल टर्म, क्या रहेगा यहां पर मिडल टर्म जो है क्या रहेगा, सम ऑफ 3 टर्म्स डिवाइडेड बाय 3, 81 डिवाइडेड बाय 3 करने पे कितना आ रहा है 27 आ रहा है। ओके, समझ गया। ये शॉर्टकट ट्रिक ध्यान में रख लो, किसी को समझना है कि शॉर्टकट ट्रिक कैसे आती है। यहां पर देखो जब भी आपको बोला है कि 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को a माइनस डी लेते हैं, सेकंड टर्म को a लेते हैं और थर्ड टर्म को a प्लस डी लेते हैं। जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो कभी भी आपको टर्म्स को ऐसा लेना पड़ता है, फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस डी, सेकंड टर्म आपका a और थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी। अब आपको ये 3 टर्म्स का सम दे रखा है, कितना है 81 है। अब यहां पर जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 81। क्या होगा देखो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, क्या हो रहा है 3a इज इक्वल्स टू 81। तो देयरफॉर a जो है कितना आ गया 81 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है 81 डिवाइडेड बाय 3। इधर से ही फॉर्मूला बनाना, 81 क्या है आपका सम ऑफ 3 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये डिनोमिनेटर में आपको हर बार क्या लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। 81 बाय 3 कितना आ गया 27, और हमने मिडल टर्म जो इसको हमने क्या करा था a माना था, और a का वैल्यू कितना आ रहा है 27 आ रहा है। ओके, तो जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ सबके पीछे की रीजनिंग रहती है, बट टाइम बचाना है तो उसको ख्याल रख लो, तो क्या होगा आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। और आपको एग्जाम में क्या करना है 100 क्वेश्चंस बनाने 2 घंटे में, आपको ये शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह सब ध्यान रखनी ही पड़ेगी। ओके चलो, इसके बाद देखना अरिथमेटिक मीन जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं।
अब अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखो आप। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है? आपका एवरेज होता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, सिंपल एवरेज, ओके। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेट सपोज करो आपको जो ऑब्जर्वेशंस है वो दे रखे x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन टिल xn, ओके। और इनका आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो क्या होगा? सभी ऑब्जर्वेशंस को पहले आप ऐड कर दो, तो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल xn। और उसको बाद में आप डिवाइड कर दोगे किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। पूरे मिला के कितने ऑब्जर्वेशन है? n है। अब डिवाइड किससे करोगे? n से। समझ में आ गया? चलो, यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, रीड कर लो। फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 30 एंड 80। यहां पर सिर्फ दो ही ऑब्जर्वेशन है, पहला ऑब्जर्वेशन 30 है, दूसरा ऑब्जर्वेशन 80 है, और आपको इन दो ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। क्या होगा? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 30 प्लस 80 वोल डिवाइडेड बाय 2। 30 प्लस 80 कितना आएगा? 110 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 55, है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आता है, बट इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ओके। चलो, ये वाला जो नोट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना। जब भी आप दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो तो जो आपका सीक्वेंस बन के तैयार होगा किसमें रहेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। रीड कर लो आप। सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। जब भी आप दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो तो जो आपका सीक्वेंस बन के तैयार होगा किसमें रहेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहने वाला है। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर देखना, ये वाला जो मैंने आपको नोट लिखा के दिया है इसको हम कैसे यूज में लेते हैं, इससे आंसर हमारा कैसे हम फटाफट से निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है, फटाफट से आप देखो। 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23 आर। आपको क्या करना है? दो नंबर्स है -2 और 23, इनके बीच में आपको क्या करना है? 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। क्या होगा? जब आप इन दो नंबर्स में, ठीक है, जब आप इन दोनों नंबर्स के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दोगे तो आपका जो सीक्वेंस बनके तैयार होगा किसमें रहेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। इसका मतलब ही क्या होगा? जो आप 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो वो भी किसमें रहने चाहिए? आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहने चाहिए। तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यहां पर पहला ऑप्शन जो है देखो क्या दिया है? 3, 13, 8, 18। क्या ये 4 नंबर्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या? चेक कर लो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे क्या हो रहा है? 10 आ रहा है। 13 माइनस 3 करने पे क्या हो रहा है? 10 आ रहा है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पे क्या हो रहा है? 8 माइनस 13 करने पे क्या हो रहा है? -5 आ रहा है। यहां पर जो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो क्या हो रहा है? सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये आपके 4 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो इसको चेक कर लो, क्या दिया है? 18, 3, 8 और 13। यहां पर अब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे क्या होगा? 3 माइनस 18 कितना होगा? -15 आएगा। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पे क्या होगा? 8 माइनस 3 करने पे क्या हो रहा है? 5 आ रहा है। यहां पर भी आपका कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। सेकंड वाला ऑप्शन भी क्या है? गलत है। थर्ड ऑप्शन देखो, 3, 8, 13, 18। यहां पर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा? 8 माइनस 3 करने पे क्या होगा? 5 आएगा। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पे क्या होगा? 13 माइनस 8 करने पे भी क्या हो रहा है? 5 आ रहा है। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करने पे क्या हो रहा है? 18 माइनस 13 करने पे भी क्या हो रहा है? 5 आ रहा है। यहां पर कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? आपका करेक्ट है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और दूसरा तरीका क्या होता है, देखो आप क्या करोगे, जो आपको दो नंबर्स दे रखे उनके बीच में आप क्या करो? डिफरेंस फाइंड करो। लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। यहां पर लार्जर नंबर क्या है? 23 और स्मॉलर नंबर क्या है? -2 है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो फाइंड करो। ये ध्यान से देखते जाओ। लार्जर नंबर क्या है? 23 और स्मॉलर नंबर क्या है? 2, -2। ठीक है, स्मॉलर नंबर क्या है? -2 है। 2 नहीं है, -2 है। ओके, तो आपने क्या करना है? डिफरेंस फाइंड करना है इन दोनों का। तो लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो 23 माइनस ऑफ -2। और ये जो आपने डिफरेंस फाइंड किया दो नंबर्स का, इसको आपको डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स +1। यहां पर हमें कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है? 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। हम डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन कितना? 4 + 1। कितना आ रहा है देख लो। तो 23 माइनस ऑफ -2, तो 23 + 2 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 25 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया? 5। ये जो चीज हमने निकाला है ये क्या है? यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस है। ये क्या चीज आ गया? आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आप पहला अरिथमेटिक मीन जो है कैसे निकालोगे? आपको जो है पहला नंबर यहाँ पर क्या दिया है? -2 दिया है ना, तो आप -2 में जो है क्या करो? ये जो कॉमन डिफरेंस आया 5 वो ऐड कर दो। तो -2 + 5 कितना हो गया? 3। फिर दूसरा अरिथमेटिक मीन जो है क्या होगा? 3 + 5 कर दो, कितना हो गया? 8। थर्ड अरिथमेटिक मीन जो है क्या हो जाएगा? 8 + 5 कितना हो गया? 13। और फोर्थ अरिथमेटिक मीन जो है क्या हो गया? 13 + 5 कितना हो गया? 18। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक हुई आपको दे रखी है कि आपको क्या करना है? 4 अरिथमेटिक मीन यहां पर इंसर्ट करना है बिटवीन 5 एंड 35। ठीक है, दो नंबर्स है, पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 35 है, और इनके बीच में आपको क्या करना है? 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। कैसे करोगे आप? पहले आप क्या करो? डिफरेंस फाइंड कर लो दोनों नंबर्स के बीच में। तो लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर क्या होगा? 35 - 5, और उसको आपको डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स +1। तो 35 - 5 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 4 + 1 आएगा। 35 - 5 करने पे क्या होगा? 30, और 4 + 1 करने पे क्या होगा? 5। 30 डिवाइड बाय 5 करने पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। आपका कॉमन डिफरेंस आ गया।
ठीक है, आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब पहला अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 5 प्लस ये 6, तो 5 प्लस 6 कितना हो गया 11। दूसरा अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 11 प्लस 6 कितना हो गया 17। तीसरा अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 17 प्लस 6 कितना 23। और चौथा अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 23 प्लस 6 कितना 29। समझ गया, ठीक है। चलो यहां पर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा की पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है, बस यहां पर आपको जो पैटर्न देखने को मिलेगा वो क्या रहता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो है वो क्या होगा आपका हर बार सेम आएगा। जैसे आप जब सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म निकालोगे, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म निकालोगे, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म निकालोगे, तो हर बार क्या होगा, उसकी वैल्यू आपकी सेम आएगी। ओके, रीड कर लो। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ रेशियो बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन टिल Tn, ये सीक्वेंस जो है कि आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये सीक्वेंस आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब क्या होगा, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म T2 बाय T1 दैट इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म T3 बाय T2 दैट इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, तो क्या होगा T4 बाय T3 एंड सो ऑन दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, nth टर्म डिवाइडेड बाय n-1th टर्म। ठीक है, तो Tn डिवाइडेड बाय Tn-1। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आपका सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो है वो क्या है आपका हर बार सेम आने वाला है। और ये जो आपका रेशियो हर बार सेम आता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। ठीक है, तो आपका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो है वो क्या होगा, हर बार सेम आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल r से। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी जो फर्स्ट टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं a से। ठीक है, अब देखो यहां पर एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, पहले आपको बताना है कि ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। ये सीक्वेंस जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। आपको क्या करना है, सिंपली सिर्फ चेक करना है कि क्या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो सेम आ रहा है क्या। अगर वो सेम आ रहा होगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, वरना नहीं। तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म देखो क्या होगा, यहाँ पर सेकंड टर्म 6 है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 करने पे क्या हो रहा है 2 आ रहा है। अब थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म 12 डिवाइडेड बाय 6, ये करने पे भी क्या हो रहा है 2 आ रहा है। फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म तो 24 डिवाइडेड बाय 12, ये करने पे भी क्या हो रहा है 2 आ रहा है। यहाँ पर आपने जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो फाइंड किया तो वो क्या हो रहा है आपका हर बार सेम आ रहा है। आप क्या बोलोगे, सीक्वेंस क्या आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, इसके बाद जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर फॉर्मूला जो है क्या होता है, Tn इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n-1। क्या फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n-1। a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, r क्या होता है कॉमन रेशियो जो आप कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करके, और n कैसे निकालोगे आप, n निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे अगर वो बोल रहा है कि 25th टर्म जो उसका वैल्यू निकाल के बताओ, तो n का वैल्यू क्या रहेगा 25। अगर आपको बोल रहा है कि 40th टर्म जो उसका वैल्यू निकाल के बताओ, तो n का वैल्यू क्या रहेगा आपका 40। समझ में आ गया कि जो भी आपको टर्म निकालने को बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको n की वैल्यू पुट करनी रहेगी। ओके, ठीक है। या फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको क्या करेगा, वो टर्म दे देगा और वो पूछेगा कि कौन से नंबर का टर्म है। ठीक है, सीक्वेंस में कौन से नंबर का टर्म जो है आपका, लेट्स सपोज करो 125, वो निकाल के बताओ। ठीक है, वो आपको बोल देगा कि पहला टर्म क्या है 5 है, दूसरा टर्म क्या है 25 एंड सो ऑन, और पूछेगा कि इस सीक्वेंस का कौन से नंबर का टर्म जो है वो 125 रहेगा। तो वहां पर आपको n का वैल्यू भी निकाल के बताना पड़ेगा। कैसे इन सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे वो मैं आपको भी पूरा बता दूंगा। ठीक है, उसका आप टेंशन मत लो। पहले हम एक बार क्या कर रहे हैं, फॉर्मुलेस देख ले रहे, बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, या फिर अभी देखो मैंने बोला ही है तो एक बार फटाफट से आपको क्वेश्चन जो है वो बता भी दे रहा हूँ। तो आप एक्सरसाइज 6b में आ जाओ। ठीक है, एक्सरसाइज 6b, और यहां पर आपने देखना कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकेंड। यहां पर तो नहीं दिख रहा है वैसा कोई क्वेश्चन। यहां पर जो भी क्वेश्चन है उसमें से क्या करना है आपको, डायरेक्टली कोई भी जो टर्म है आगे की उसका वैल्यू निकाल के बताना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज 6, 12, 24 एंड सो ऑन इज। तो पहले आप चेक कर लो कि ये जो आपको नंबर्स दिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर रेशियो जो है कॉन्जुगेट टर्म्स का वो क्या है आपका सेम आ रहा है। 12/6 करने पे 2 आएगा, 24/12 करने पे 2 आएगा। क्या है ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज में लोगे, जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो Tn इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n-1। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, a जो है क्या है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है 6 है। अभी हमने कॉमन रेशियो निकाला क्या है, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करने पे 12/6 करने पे क्या हो रहा है 2 आ रहा है। और आपको कौन सा टर्म जो है उसका वैल्यू निकालना है, सेवेंथ टर्म का। अब n की जगह क्या पुट करोगे 7। ठीक है, n की जगह आपको क्या पुट करना रहेगा 7। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो T7 जो है, ठीक है, सेवेंथ टर्म जो उसका वैल्यू क्या होगा, तो a की जगह पुट कर रहे हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय r की जगह पुट कर रहे हैं 2 दी पावर n-1।
n-1 क्या होगा 7-1, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 जो आप कैलकुलेटर पे निकाल लो वो आपका क्या होगा 64 आएगा, और 6 मल्टीप्लाइड बाई 64 जो है ये करने पे कितना हो रहा है देख लो, कितना आ रहा है 384 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन बना के वो पूछ रहा है, जैसे देखना, फाइंड विच टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है, फाइंड विच टर्म ऑफ द सीरीज 3, 9, 27 एंड सो ऑन इज 729। आपको बताना है कि ये जो आपको सीरीज दे रखी है, इस सीरीज का कौन से वे नंबर का टर्म आपका 729 आएगा। ठीक है, 729 जो है कौन से वे नंबर का टर्म है, ये आपको निकाल के बताना है। तो यहां पर आप क्या करोगे, पहले तो आप चेक कर लो कि ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। यहां पर क्लियरली क्या दिख रहा है आपको, कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो क्या है सेम आ रहा है। सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करने पे क्या दिख रहा है 9/3, ये करने पे क्या हो रहा है 3 आ रहा है, 9 डिवाइड बाय 3 करने पे क्या होगा 3 आएगा। और थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म 27 डिवाइड बाय 9, ये करने पे भी क्या हो रहा है 3 आ रहा है। तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का रेशियो क्या है सेम है। यहां पर हम क्या करेंगे, जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो उसका फॉर्मूला क्या करेंगे यूज में लेंगे। ओके, यहां पर फॉर्मूला जो है वो पहले आप लिख दो, क्या होता है Tn इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n-1। अब देखना यहां पर जो a है फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है 3 है, कॉमन रेशियो जो है वो कितना है हमारा 3 चाहे, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करने में 9/3 करने पे क्या हो रहा है 3 4 है। और अब यहां पर आपको क्या बोल दिया है उसने कि लेट सपोज कर हम ये मान लेते हैं, ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना रहेगा, हमें ये मानना पड़ेगा nth नंबर का जो टर्म है ना उसका वैल्यू कितना है 729 है। ठीक है, इस सीरीज का जो nth नंबर का टर्म है उसका वैल्यू कितना है 729 है। यहां पर क्या होगा Tn कितना हो गया 729। हमने यहां पर ये अज्यूम कर लिया nth टर्म जो है उसका वैल्यू कितना है 729 है, और हमें क्या करना है अब n का वैल्यू निकाल के बताना है, n का वैल्यू हमें निकाल के बताना है। तो बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते जाओ। Tn की जगह आप क्या करोगे 729 लिख दो, a की जगह 3 मल्टीप्लाइड बाय r की जगह भी 3 टू द पावर n-1। अब देखना यहां पर आप इंडाइसेस की प्रॉपर्टी यूज में ले सकते हो, क्या होगा देखो 729 इज इक्वल्स टू बेस सेम है, बेस सेम है और हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हम पावर्स को ऐड कर पाएंगे। कुछ भी पावर नहीं लिखा है मतलब पावर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यहां पर आप पावर्स को जब ऐड कर लोगे तो क्या होगा 3 टू द पावर 1 प्लस n-1, 1 प्लस n-1 क्या होगा n आएगा। तो 729 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर n। जिसको आता है वो डायरेक्टली ओरली आंसर बता पाएगा। यहां पर n का वैल्यू क्या आएगा आपका, क्या आ जाएगा बताओ, n का वैल्यू यहां पर आपका आएगा 6। ठीक है, 3 टू द पावर 6 जो है क्या होता है 729 आता है। अब जिसको ओरली नहीं करते आता है वो कैसे करेंगे, तो 729 जो ये तो आपको पता है 9 का क्यूब होता है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है 15 तक के क्यूब्स आपने कभी भी ध्यान रखना है। तो 729 जो है ये क्या होता है आपका 9 का क्यूब होता है। ठीक है, हम जब 729 को क्या कर रहे हैं 9 क्यूब लिख रहे हैं, तो 9 क्यूब इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। अभी भी बात नहीं बनेगी क्योंकि यहां पर क्या है 3 है और यहां पर क्या है 9 है, बात अभी भी नहीं बनी। हमें क्या करना होगा 9 को भी जो है 3 के पावर में लिखना पड़ेगा, जो आप इजीली लिख सकते हो। क्या हो जाएगा 9 क्या है 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर और बाद में उसका क्यूब, दैट इज व्हाट इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। अब आप फिर से इंडाइसेस का एक प्रॉपर्टी यूज में लो, a टू द पावर m टू द पावर n जो है, ठीक है, आपने ये इंडाइसेस में पढ़ रखा है, वैसे हम इंडाइसेस जब रिवाइज करेंगे तब हम ये सब चीज फिर से देखने वाले। a टू द पावर m टू द पावर n जो है ये क्या होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। और यहां पर मैंने जो इंडाइसेस का प्रॉपर्टी यूज में लिया था वो भी लिख के बता दे रहा हूं, a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a पावर n जो है ये क्या होता है a टू द पावर m प्लस। अब देखना हमारा काम बन जाएगा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो इंडाइसेस का प्रॉपर्टी है लॉ है उसको हम यूज में ले रहे हैं, तो क्या होगा 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह बेस सेम आ गया, तो अब आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। अब पावर्स को आप इक्वेट कर सकते हो, n का वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, अब जिनको नहीं आता है ओरली उनके लिए इतनी स्टेप्स आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले से कर रखी है तो ये सब चीज आप ओरली बता पाओगे कि 3 टू द पावर 6 क्या होता है 729 होता है। यहां पर क्या होगा आपका टाइम बच जाएगा। ओके, चलो मैंने आपको जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो बता दिया। ठीक, कभी तो क्या होगा क्वेश्चन में आपको जो टर्म है उसका वैल्यू निकालने को बोलेगा, और कभी जो है आपको टर्म का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, और आपको बोलेगा कि कौन से भी नंबर का टर्म जो है उसका वैल्यू ये रहने वाला है, जैसे कि अभी हमने किया ये सीरीज में कौन सा वह टर्म जो है उसका वैल्यू 729 रहने वाला। ठीक है, इस सीरीज में कौन सा टर्म रहने वाला है जिसका वैल्यू 729 रहेगा, तो कौन सा टर्म है 6th टर्म है। ये सीरीज का जो 6th टर्म है उसका वैल्यू क्या रहेगा 729 रहेगा। ओके, इसके बाद देखना हमारे रिवीजन नोट्स में हम आ जा रहे हैं। अब
सम ऑफ फर्स्ट एन इन टर्म्स ऑफ जीपी जो है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहां पर भी दो फॉर्मूलेज हैं। एक, अगर आपका कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर r⁻n -1 डिवाइडेड बाय r-1, ठीक है। और अगर आपका कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो उस केस में फॉर्मूला आप क्या यूज में लोगे, a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। ये ध्यान रखना, कॉमन रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर r⁻n -1 डिवाइडेड बाय r-1। और अगर आपका कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 - r⁻n होल डिवाइडेड बाय 1 - r। ध्यान रहेगा ना, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो a/1 - r। इनफाइनाइट जीपी का जनरली एक क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, a/1 - r। a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी, और आपका जो r है वो क्या रहेगा, कॉमन रेशियो। बट ये वाला फॉर्मूला जो है आप सिर्फ कब यूज में ले पाओगे, जब आपका कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है, तभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a/1 - r है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि r का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। -1 इज लेस देन r इज लेस देन 1। r अगर एक्जैक्टली -1 रहा तो भी नहीं चलेगा, r अगर एक्जैक्टली +1 रहा तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, -1 इज लेस देन r इज लेस देन 1। ये कंडीशन आपको ख्याल रखना है। तो अगर आपका कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में लाई करता है तब भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज में ले पाओगे, ठीक है। मैं इनके ऊपर बेस सब क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। आपको लग रहा होगा कि हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन हम करते जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने बीच बीच में कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस क्वेश्चन करा दिया, कुछ कॉन्सेप्ट पे मैंने नहीं करा है, तो आगे हम क्या करेंगे, पास्ट ईयर पेपर्स में से पूरे क्वेश्चंस करने वाले। तो ऐसा मत समझना कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी, क्वेश्चंस हम पूरे बनाएंगे। आगे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस टू द पावर 1 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है, x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन टिल xn है, तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कैसे निकलेगा, x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x3 एंड सो ऑन टिल xn होल टू द पावर 1 बाय n। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला ख्याल रखो, क्या होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उन सभी ऑब्जर्वेशंस का पहले आपको प्रोडक्ट निकालना है, और बाद में पावर में क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, 1 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर 3 ऑब्जर्वेशन है तो पावर में क्या आएगा, 1/3। 4 ऑब्जर्वेशन है तो पावर में क्या आएगा, 1/4। 2 ही ऑब्जर्वेशन है तो पावर में क्या आएगा, 1/2। ओके, ठीक है। यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1, 4 एंड 54। तो यहां पर 3 ऑब्जर्वेशन है, या फिर आप ऐसा बोलो 3 नंबर्स है, 1, 4 एंड 54, और इनका आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस टू द पावर 1 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले आप इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट निकाल लो, क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 54, ठीक है, जो कि कितना आएगा, 216 आएगा। और पावर में क्या आने वाला है, 1/3, ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन है ना यहाँ पे, तो पावर में क्या आएगा, 1/3। तो 216 टू द पावर 1/3, पावर 1/3 मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। तो आपको बेसिकली यहाँ पर 216 का क्यूब रूट निकालना है, जो कि क्या होगा, 6 आएगा, आपका आंसर, ठीक है। 6 का क्यूब जो है क्या होता है, 216 होता है, तो 216 का क्यूब रूट जो है क्या होगा, 6 आएगा। ओके, चलो इसके बाद ये जो नोट है ये भी ख्याल रखना, जैसा हमने अरिथमेटिक मीन केस में नोट देखा था ना, कि जब आप 2 नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हो तो जो आपका सीक्वेंस फॉर्म होगा वो क्या रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। तो वैसे यहाँ पर जब आप 2 नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करोगे, जब आप 2 नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करोगे तो आपका जो सीक्वेंस फॉर्म होगा किसमें रहेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर बेस भी देखो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूं। तो यहां पर देखना, ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है, इसको देखना अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। रीड कर लो आप पहले एक बार। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 972 आर। यहाँ पर पहला नंबर दिया है 4, दूसरा नंबर दिया 972, और इनके बीच में आपको क्या करना है, 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। सिंपल चीज है, हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जो आपका क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ओके, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसको चेक करो, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या। तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करने पे क्या हो रहा है, 36/12 करने पे क्या हो रहा है, 3 आर है। फिर थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म 108/36 करने पे भी क्या हो रहा है, 3 आर है। और फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म जो है 324 डिवाइड बाय 108 जो है, ये करने पे भी क्या हो रहा है, 3 आर। तो यहाँ पर तो हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट आ गया, ठीक है। क्योंकि ये जो आपको नंबर्स दे रखे फर्स्ट ऑप्शन में, ये क्या आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। आगे के ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। या फिर दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो आपको नंबर्स दे रखे हैं ना 4 और 972, पहले आप क्या करो, उनका डिवीजन फाइंड करो, ठीक है। लार्जर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, 972 डिवाइडेड बाय 4, ओके, कितना आ रहा है, 972 डिवाइडेड बाय 4। ये करने पे क्या हो रहा है आपका, 243 आ रहा है। कैलकुलेटर पे निकालते जाओ, 972 डिवाइडेड बाय 4 जो है, ये करने पे क्या हो रहा है आपका, 243 आ रहा है। ये पहला स्टेप हो गया। हम क्या करेंगे, डिवीजन निकालेंगे।
लार्जर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, तो कितना आ गया 243 आ गया। सेकंड स्टेप जो है उसमें हम क्या करने वाले, कॉमन रेशियो जो है ना उसका वैल्यू निकालेंगे। अब कॉमन रेशियो जो है कैसे लिखेंगे देखना, जो हमने फर्स्ट वाली स्टेप में लार्जर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर निकाला था 243, दैट शुड बी इक्वल्स टू क्या होगा देखना, यहां पर पूरे मिला के हमें कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, हमें यहां पर 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। हमें कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, यहां पर 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। समझ में आ गया? तो अब देखो हम आगे क्या कर रहे हैं, तो जितने ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, जितने ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करना है उसमें भी क्या करना पड़ेगा, आपको +1 करना पड़ेगा। तो 243 इज इक्वल्स टू कॉमन रेशियो r टू द पावर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स +1। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो पहली स्टेप में आपने क्या करा, लार्जर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर फाइंड किया, तो 972 डिवाइडेड बाय 4 करने में कितना है, 243 है। सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे हो, जो आपका लार्जर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर आया था 243, उसको आप किससे इक्वेट कर रहे हो, कॉमन रेशियो टू द पावर, पावर में क्या चीज आएगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन +1। यहां पर कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, पावर में इसके लिए क्या लिख रहे हैं हम, 4 + 1। ठीक है, अब आप इजीली r का वैल्यू निकाल सकते हो, 243 इक्वल्स टू क्या होगा, r टू द पावर 5। तो 243 जो क्या होता है, 3 टू द पावर 5 होता है। जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, 3 टू द पावर 5 आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो 3 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, r टू द पावर 5। अब यहां पर देखो आपका पावर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आपका पावर क्या है, सेम है, तो आप बेस को इक्वेट कर सकते हो। तो r का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। कॉमन रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप इजीली ज्योमेट्रिक मीन निकाल पाओगे। तो पहला ज्योमेट्रिक मीन जो है क्या रहेगा, जो छोटा नंबर था ना 4, उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉमन रेशियो से, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया, 12। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन जो है क्या होगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया, 36। तीसरा ज्योमेट्रिक मीन जो है क्या होगा, 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है कितना हो गया, 108। एंड चौथा ज्योमेट्रिक मीन जो है क्या हो जाएगा, 108 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये करने पे कितना आएगा आपका, 324 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, 12, 36, 108, 324। ध्यान रहेगी ना सब स्टेप्स? ठीक है, चलो इसके बाद देखो कुछ मैंने यहां पर शॉर्टकट ट्रिक्स दे रखी है, इसको आपने ख्याल रखना है कि अगर आपकी 3 टर्म्स है a, b और c, और ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो यहां पर जो आपका कंडीशन रहेगा वो क्या रहने वाला है, b² इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय c। इफ 3 टर्म्स a, b एंड c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन b² इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय c। और ये भी कोई रटना नहीं है, आप इजीली इसको निकाल सकते हो। कैसे? ये 3 टर्म्स आपकी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब क्या होगा, कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो आपका सेम आना चाहिए। तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म जो है क्या हो जाएगा, b/a, दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है, c है, और सेकंड टर्म क्या है, b। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो b मल्टीप्लाइड बाय b क्या हो गया, b² इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय c क्या हो गया, ac। तो b² इज इक्वल्स टू ac। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो यहां पर मैंने शॉर्टकट ट्रिक दे रखा है वो क्या है, कि आपके 3 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और उन 3 टर्म्स का आपको प्रोडक्ट भी दे रखा है, और आपको क्या करना है, मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको प्रोडक्ट दे रखा है 3 टर्म्स का टू द पावर 1/3 के मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू द पावर 1/3। समझ में आ गया? पढ़ लो आप एक बारी। इफ प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज गिवन, देन मिडिल टर्म जो है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स टू द पावर 1/3। पावर 1/3 मतलब क्या, आपको उसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 3 टर्म्स आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और उन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, उन 3 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 125 है। तो मिडल टर्म जो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो आप क्या करोगे, 125 टू द पावर 1/3 जो है वो निकाल लो, मतलब 125 का क्यूब रूट आप निकालोगे जो कि क्या आएगा, 5 आएगा। तो मिडल टर्म का वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि 3 टर्म्स आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और इन 3 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 1000 है। ठीक है, तो मिडल टर्म जो उसका वैल्यू क्या रहेगा, तो आप क्या करोगे, 1000 का क्यूब रूट निकालोगे, 1000 टू द पावर 1/3 तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, चलो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। यहां पर जो क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 64। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 64। तो आप क्या करोगे, पहली स्टेप में आप क्या करोगे, रेशियो निकालोगे। ठीक है, लार्जर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर कितना आ रहा है वो निकाल लो। तो 64 डिवाइडेड बाय 4 वो करने पे क्या आएगा, 16 आएगा आपका। 64 डिवाइडेड बाय 4 करने पे क्या आ गया, 16 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 16 जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू, 16 जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, r टू द पावर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स +1। यहां पर कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। तो पावर में क्या आएगा, 3 + 1 आएगा। 16 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 टू द पावर r टू द पावर 3 + 1। समझ में आ गया? पहली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, लार्जर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर निकाल ले रहे हैं। 64 डिवाइडेड बाय 4 जो है करने पे क्या होगा, 16 आएगा। अब
16 जो है डेट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, r टू द पावर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स प्लस 1। यहां पर कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, तो क्या हो गया 16 इज इक्वल्स टू r टू द पावर 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू r टू द पावर 4। आप 16 को जो है अब क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 4 लिख पाओगे, तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू r टू द पावर 4। आपका देखो पावर सेम आ गया, तो आप क्या कर पाओगे, बेस को इक्वेट कर सकते हो, r कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब जैसे आपका कॉमन रेशियो आ गया, अब आप इजीली ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल पाओगे। तो पहला ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या रहेगा, पहला ज्योमेट्रिक मीन जो आपका छोटा नंबर था 4, उसको मल्टीप्लाई कर दो जो आपका कॉमन रेशियो है उससे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो है करने पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। सेकंड ज्योमेट्रिक मीन जो है क्या होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 करने पे कितना होगा 16, और थर्ड ज्योमेट्रिक मीन जो है क्या होगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 करने पे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ओके समझ गया। चलो अब कुछ ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको आपने ख्याल रखना है। तो पहला जो यहां पर मैंने आपको रिजल्ट दिया वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होगा, एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 1 बाई 2। इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। तीसरा रिजल्ट क्या है यहां पर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला होता है एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। ख्याल रहेगा ना, ठीक है, ख्याल रखना पड़ेगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। चौथा रिजल्ट क्या है यहां पर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, वो क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये 4 रिजल्ट्स है, बेसिकली आपके 4 फॉर्मूलेज हैं, इनको आपने क्या करना है, ख्याल रखना है। ओके इसके बाद देखना बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, यहां पर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड करना होता है। ठीक है, आपको सीरीज दी रहेगी और वहां पर आपको पहले एन टर्म्स का सम फाइंड करना है, और जब आपको सीरीज दी रहेगी ना, वो ना ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगी ना ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेगी। तब उस केस में आप सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए देखो एक शॉर्टकट ट्रिक रहता है, वो मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन की हेल्प से क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है, आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज निकालना है, और सीरीज क्या है यहां पर 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 एंड सो ऑन। यहां पर आप चेक कर लो, ये सीरीज ना ही आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वरना आप बोलोगे ना कि सर हम तो फॉर्मूला यूज में ले लेंगे, तो ये आपकी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी नहीं है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी नहीं है। आप चेक करना कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस यहां पर आपका सेम नहीं आएगा। यहां पर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे क्या होगा, देखो सेकंड टर्म 6 है फर्स्ट टर्म 4 है, तो 6 माइनस 4 करने पे क्या होगा 2 आ रहा है। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पे क्या होगा, 9 माइनस 6 जो है करने पे क्या हो रहा है 3 आ रहा है। यहां पर आपका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये सीरीज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अब आप क्या करो, चेक करो क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो सेकंड टर्म 6 है फर्स्ट टर्म 4 है, कैलकुलेटर पे कर लो 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है। अब थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, ये करने पे क्या हो रहा है 9 डिवाइड बाय 6, ये करने पे भी क्या हो रहा है 1.5 आ रहा है। बट रुको, आपको लग रहा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो गलत है। फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म जो है वो भी देखो, तो 13 डिवाइडेड बाय 9 ये करने पे कितना आ रहा है 1.44 यार। यहाँ पर आपका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो हर बार सेम नहीं आया, पहली 2 बार तो 1.5 आया, बट बाद में अब कितना आ रहा है 1.44 आ रहा है, जो कि 1.5 के बराबर नहीं है। ये सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी नहीं है। अब आप सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालोगे, ठीक है, अब तो आप अटक जाओगे ना, ठीक है, अब तो आपको फॉर्मूला पता ही नहीं। यहां पर आपने क्या करना है, ऑप्शंस को यूज में लेना है। कभी भी आप क्या करोगे, ऑप्शंस को यूज में लोगे, ठीक है। बिना ऑप्शन के इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ट्राई मत करना, ऑप्शंस के थ्रू ही आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को बनाओगे। तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, पहली 3 टर्म्स का सम आप निकाल लो, ठीक है। बहुत बार तो क्या होता है, पहली 2 टर्म्स का सम निकाल के भी आपका आंसर आ जाता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके 2 ऑप्शंस करेक्ट आ जाते हैं फिर, ठीक है। तो इसके लिए सेफर साइड कभी भी क्या करना, पहली 3 टर्म्स का आप क्या करो, सम निकाल लो। यहां पर पहली 3 टर्म्स का सम देखो क्या आ रहा है, 4 प्लस 6 प्लस 9 कितना आ गया 19 आ रहा है, ठीक है। यहां पर पहली 3 टर्म्स का सम आपका कितना आ रहा है 19 आ रहा है, ये पहली स्टेप है। हमने क्या करा, फर्स्ट 3 टर्म्स जो उसका सम निकाल लिया, कितना आ रहा है 19 आ रहा है। अब आप क्या करोगे, ऑप्शन में n की जगह 3 पुट करोगे और देखोगे कौन से ऑप्शन में n की जगह 3 पुट करने पे 19 आ रहा है। ये जो पहला ऑप्शन है, यहां पर आप n की जगह 3 पुट करोगे और देखोगे 19 आ रहा है क्या। अगर आ गया तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, नहीं आया तो फिर आप ऑप्शन नंबर बी को चेक करोगे, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी में n की जगह 3 पुट करोगे और देखोगे 19 आ रहा है क्या। अगर आ गया तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वरना ऑप्शन नंबर सी पे जाओगे एंड सो ऑन। ओके, यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें आप n की जगह 3 पुट कर रहे हो, तो जहां जहां पर n लिखा है ना वहां पे आप क्या करोगे 3 लिख दोगे। क्या होगा देखो, 3 डिवाइडेड बाय 6, n की जगह हमने 3 लिख दिया, तो 3 बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या होगा, n स्क्वायर की जगह क्या होगा 3 स्क्वायर,
प्लस 3n की जगह क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 20। अब देखना 3 स्क्वायर कितना होगा 9, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा 9, तो 9 प्लस 20 कितना होगा 9 प्लस 9 हो गया 18, 18 प्लस 20 कितना हो गया 38। ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है इसका वैल्यू कितना आ रहा है 38 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 38 मल्टीप्लाइड बाई 3 और वो जो आ रहा है उसको 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 19 आ रहा है। ठीक है, तो जब आप ऑप्शन नंबर ए में n की जगह 3 पुट कर रहे हो तो आपका 19 आ रहा है और वही हमें चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट आ गया। ठीक है, आपको आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं। उम्मीद करता हूं आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे बनाना रहेगा। जब भी आपका सीरीज क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है और आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड करना है, तो आपका जो स्टेप्स है वो ख्याल रखना। पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको पहली 3 टर्म्स का सम निकालना है और बाद में सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस में आप क्या करोगे एन की जगह 3 पुट करोगे और देखोगे कि कौन से ऑप्शन में एन की जगह 3 पुट करने पे आपका सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स के बराबर आ रहा है। ओके, चल यहां पर और कुछ मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स दे रखी है, तो यहां पर मैंने क्वेश्चंस के थ्रू ये सब शॉर्टकट ट्रिक्स आपको एक्सप्लेन करिए, ध्यान से जो है आप पढ़ते जाओ। आपको जो है क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 टर्म्स है ए बी और सी, ये 3 नंबर्स है, 3 टर्म्स है ए बी और सी और ये क्या है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और आपको क्या करना है एक एक्सप्रेशन दे रखा है उसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। एक्सप्रेशन देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 4ac प्लस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, 3 टर्म्स है ए बी और सी और वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और बाद में आपको इस पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, देखो जब भी आपको ऐसा बोला है कि ए बी और सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और बाद में आपको कोई एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, आपने सबसे पहली चीज क्या करना, ए की जगह 1 पुट करना, बी की जगह 2 पुट करना और सी की जगह 3 पुट करना। यहां पर जब आप ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3 पुट कर रहे हो तो चेक कर लो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, हाँ है, 1 2 और 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो क्या होगा 1 आएगा। 1 2 और 3 आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो क्या होगा 2 - 1 करने पे 1 आ रहा है और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पे क्या होगा 3 - 2 करने पे भी क्या हो रहा है 1 आ रहा है। तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस हो गया आपका सेम है। ओके, तो बस ख्याल रख लो ये चीज कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ दिख गया कि ए बी सी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और आगे आपको एक्सप्रेशन जो है उसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है ए की जगह 1 पुट करना है, बी की जगह 2 पुट करना है और सी की जगह 3 पुट करना है। ओके, इससे क्या होगा आपका आंसर आप बहुत इजीली आ जाएगा। अब आप इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर ए लिख रखा है वहां पर आप 1 लिख दो, जहां पे बी लिख रखा है वहां पर आप 2 लिख दो और जहां पे सी है वहां पर आप क्या करना है 3 लिखना है। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, देखो 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा। कोई चीज मैं देखो यहां पर लिख रखी, न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा a मल्टीप्लाइड बाय b मतलब क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय c क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय a क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, वही हमने यहां पर लिख रखा है। फटाफट से अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो उसका वैल्यू आप निकाल लो, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया 12 और 3 स्क्वायर कितना हो रहा है 9, तो 1 प्लस 12 प्लस 9, 1 प्लस 12 प्लस 9 कितना हो गया 22। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया 6 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया 3, तो 2 प्लस 6 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 11, तो 22 बाय 11 ये करने पे कितना आ गया 2, ये आपका आंसर। ठीक है, आगे देखना, आपको ऐसा बोला है कि 3 टर्म्स है ए बी और सी और ये 3 टर्म्स आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, एचपी मतलब क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इफ 3 टर्म्स ए बी एंड सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन क्या होगा, यहां पर b इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी, ये जो कंडीशन है इसको आपने क्या करना है ध्यान रख लेना है। मिडल टर्म जो है डेट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, ख्याल रहेगा ना। इफ a b एंड c आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, 3 टर्म्स है a b और c और ये आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो कंडीशन क्या रहता है b इज इक्वल्स टू 2ac होल डिवाइडेड बाय a प्लस सी। ठीक है, अगर 3 टर्म्स आपकी ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तब कंडीशन क्या होता है 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। अगर 3 टर्म्स आपकी ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वहां पर कंडीशन क्या होता है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ये b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय सी। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए जो कंडीशन हो ख्याल रखना क्या होता है b इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी, या फिर इसको कभी भी आप ऐसा वर्डिंग्स में बोला करो, मिडल टर्म जो है, ठीक है, सेकंड टर्म जो है डेट इज इक्वल्स टू व्हाट ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म होल डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, अब एक और यहां पर जो शॉर्टकट ट्रिक है उसके लिए भी मैंने क्वेश्चन के थ्रू जो है पूरा समझाया। अगर क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और आपको क्या करना है बताना है कि बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन। अब जरूरी नहीं हर बार यही चीज दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसकी जगह और कुछ भी रहेगा, बट ये चीज आपको अगर दिख जाती है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में अगर आपको ये चीज दिख जाती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आपने क्या करना है सिंपली ए स्क्वायर की जगह 1 लिखना, बी स्क्वायर की जगह 25 और सी स्क्वायर की जगह 49। अगर यहां पर आप ए स्क्वायर की जगह क्या कर रहे हो 1 लिख रहे हो, बी स्क्वायर की जगह 25 और सी स्क्वायर की जगह 49, तो क्या होगा आपका काम बन जाएगा। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर भी है 125 और 49, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है, चेक कर लो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा 25 माइनस 1 कितना होगा 24, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या होगा 49 माइनस 25 कितना होगा 24। ओके, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आप क्या करोगे ए स्क्वायर की जगह 1 लिखोगे, बी स्क्वायर की जगह 25 और सी स्क्वायर की जगह 49। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है तो ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर अगर 25 है तो बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सी स्क्वायर अगर 49 है तो सी क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी जो है कायम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ये आपको बताना है। तो आप पहले क्या करो बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी जो है इनका वैल्यूज निकाल लो। तो बी प्लस सी क्या होगा, बी की जगह 5 लिखना, सी की जगह 7 लिखना, तो 5 प्लस 7 कितना हो गया 12। फिर सी प्लस ए जो है वो क्या होगा 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और बाद में ए प्लस बी भी निकाल लो, ए प्लस बी क्या होगा आपका 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, हमारी 3 टर्म्स आ गई, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी जो है, इन 3 टर्म्स की हमारी वैल्यू क्या आ गई 12 8 और 6। ठीक है, 12 8 और 6। अब आपको चेक करना है कि 12 8 6 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो पहले आप क्या करो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, या फिर अगर 3 टर्म्स आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, ट्वाइस द मिडल टर्म दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। यहां पर जो मिडल टर्म है तो जब आप 2 टाइम्स निकालोगे तो क्या होगा 16 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना होगा 16। और जब आप फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का सम निकालोगे तो क्या आएगा 12 प्लस 6 कितना आ रहा है 18 आ रहा है। 16 इज नॉट इक्वल्स टू 18, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्या होगा 16 और 12 प्लस 6 कितना हो रहा है 18। तो 16 इज नॉट इक्वल्स टू 18, इसके लिए आप क्या बोलोगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अगर आपकी 3 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहती है तो कंडीशन क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई सी, ये मिडल टर्म का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। यहां पर आप मिडल टर्म जो है इसका स्क्वायर निकालो तो 8 स्क्वायर कितना होगा 64, और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना आ रहा है 72 आ रहा है। 64 इज नॉट इक्वल टू 72, आप क्या बोलोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी नहीं है। दिख रहा है ना सभी को, 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो आपने क्या बोला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी नहीं है। अब आप चेक करो क्या ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है क्या, यहां पर क्या होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या होता है b इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी, b इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी। तो यहां पर देखना 2ac अपॉन a प्लस सी का वैल्यू क्या हो रहा है 2ac अपॉन a प्लस सी, a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, c मतलब थर्ड टर्म होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 वोल डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6। चेक करो ये मिडल टर्म के बराबर आ रहा है क्या, चेक कर लो 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 वोल डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 जो है ये सॉल्व करने पे ये आपका मिडल टर्म के बराबर आ रहा है क्या, अगर आ रहा होगा तो क्या आएगा आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहेगा। देख लो 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 वोल डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 कितना होगा 18, 18 से डिवाइड करने पे क्या हो रहा है 8 आ रहा है, 144 डिवाइड बाई 18 करने पे क्या हो रहा है 8 आ रहा है, और यहाँ पर आपका मिडल टर्म भी क्या है 8 है। तो मतलब आप क्या बोलोगे कि 12 8 और 6 क्या है आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा आपका b प्लस सी सी प्लस ए एंड a प्लस बी आर इन व्हाट हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल चीज जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, सिर्फ क्वेश्चन में अगर आपको ये चीज लिखा हुआ दिख गया कि a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप a स्क्वायर की जगह 1 पुट करोगे, b स्क्वायर की जगह 25 और c स्क्वायर की जगह 49, उससे आपको a b और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 7। और बाद में आपको ये जो टर्म्स दे रखे उसमें आप अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करना और चेक करना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है वैसा। ओके, यहाँ पर जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स थी, जो भी फॉर्मूलेस थे, वो सब मैंने आपको बता दिया। जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने पूरे के पूरे रिवाइज कर लिए, बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट्स उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको करके बताए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा आपकी एकदम बढ़िया पकड़ बन जाएगी इस चैप्टर पे। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीक्वेंस सीरीज जो इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम सीक्वेंस सीरीज के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए पास्ट ईयर पेपर्स में उसको बनाने वाले, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस बनाते आ जा रहे हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला है उसको आप इजीली बना के आई जाओगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट से क्वेश्चंस को अटैक करना चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है देखो, द नंबर्स x 8 y आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द नंबर्स x y माइनस 8 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द वैल्यूज ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली शैल बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या करना है x और y का वैल्यू निकालना है, और हम क्या करेंगे ऑप्शंस को यूज में लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशंस है कि x 8 y क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और दूसरा कंडीशन क्या है x y माइनस 8 क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं।
एक्स की जगह 16 और वाई की जगह 4 पुट कर रहे हैं, एक्स 8 और क्या है वाई आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक्स की जगह 16 लिख दो और वाई की जगह 4। चेक करो क्या ये तीन टर्म्स आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या। सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करने में क्या हो रहा है, 8/16 करने में 1/2 आ रहा है, और थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म करने में क्या हो रहा है, 4/8 करने में 1/2 आ रहा है। तो रेशियो जो कॉन्जुगेट टर्म्स का सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब क्या बोला था कि एक्स वाई और -8 क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एक्स की जगह 16 लिख रहे हैं और वाई की जगह 4। अब चेक करो क्या ये तीन टर्म्स आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या। तो डिफरेंस निकालो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का और देखो सेम आ रहा है क्या। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने में क्या आ रहा है, 4 - 16 करने में -12, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने में क्या आ रहा है, -8 - 4 कितना है, -12। तो डिफरेंस सेम है, कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या सेम है, मतलब ये तीन टर्म्स के आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यहाँ पर आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। आगे की ऑप्शन चेक करने की जरूरत है क्या, अब नहीं, ठीक है, आपका पहले ही ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, if a fourth term of arithmetic progression series is 0 then what is the ratio of 25th term to 11th term। यहां पर क्या बोला है कि जो फोर्थ टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो 0 है और आपको क्या करना है, रेशियो निकालना ऑफ 25th टर्म टू 11th टर्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो यहां पर आप क्या करो, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला उसको यूज में लो, जो क्या होता है tn = a + n - 1 टाइम्स d। ठीक है, अब देखना फोर्थ टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, a + 4 - 1 टाइम्स d। तो 4 - 1 क्या हो गया 3, तो te4 = a + 3d। जो फोर्थ टर्म है वो क्या रहेगा, a + 3d रहेगा, और वो फोर्थ टर्म आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो 0 = a + 3d, देयरफॉर a जो है वो क्या आ रहा है, -3d आ रहा है। ठीक है, a कितना आ गया आपका, -3d के बराबर आ गया। अब उसने पूछा क्या है, रेशियो ऑफ 25th टर्म टू 11th टर्म, तो आपको t25 / t11 निकालना है। 25th टर्म जो है वो क्या होगा, a + 25 - 1 टाइम्स d, तो क्या हो जाएगा a + 24d, और 11th टर्म जो है क्या हो जाएगा a + 11 - 1 टाइम्स d, यानी क्या हो जाएगा a + 10d। a की जगह -3d पुट कर दो, क्या होगा -3d + 24d डिवाइडेड बाय -3d + 10d। -3d + 24d कितना होगा, 21d आएगा, और -3d + 10d कितना होगा, 7d आएगा। d न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट हो जाएगा, 21/7 कितना हो गया 3। ये आपका आंसर है। कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लो, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं आसान। ये सब क्वेश्चंस पास्ट पेपर में पूछे गए और बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस है। इसके बाद देखना, a roadside tea stall merchant borrows 9,000 rupees at 2.76% simple interest per annum. The principal and interest are to be paid in 10 monthly installments. If each installment is double than the preceding one, find the value of the last installment। वैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग बराबर नहीं है, बट देखो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जैसा समझ में आ रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक मर्चेंट है, उसने क्या करा 9,000 रुपीज बोरो किया, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 2.76% पर एनम है, और उसने कितना टाइम पीरियड के लिए बोरो किया, 10 महीने के लिए ये फंड्स बोरो कर रखे। ठीक है, यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 महीने का जो इंटरेस्ट है ना वो निकाल लेते। तो फॉर्मूला यूज में लेना, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। प्रिंसिपल कितना है 9,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2.76% है, और टाइम पीरियड क्या है 10 मंथ्स है ना, 10 मंथ्स को ईयर्स में करो, क्या हो जाएगा 10/12। कैलकुलेटर पे कर लो फटाफट से ये। तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.76% मल्टीप्लाइड बाय 10/12 कितना आ रहा है, 207 आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, वो मर्चेंट को 9,000 रुपीज तो वापस देने ही पड़ेंगे। ठीक है, जो मुद्दल है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है वो तो वापस देना ही पड़ेगा, और जो ब्याज आ रहा है 10 महीने का वो भी देना पड़ेगा। तो पूरा मिला उसको कितना अमाउंट रिपे करना पड़ेगा, 9,000 + 207। 9,000 + 207 कितना आ रहा है, 9,207 आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये 9,207 रुपीज जो है मर्चेंट क्या कर रहा है, 10 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में क्या कर रहा है, रीपे कर रहा है। ओके, और क्वेश्चन में एक चीज क्या बोला है, इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल देन द प्रीसीडिंग वन। इसका मतलब क्या हो रहा है, लेट सपोज करो अगर पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या ए है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या रहेगा 2a रहेगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या रहेगा 4a रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आपका सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आने वाला है, और उसका कॉमन रेशियो जो है क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, यहां पर देखो हमें फर्स्ट टर्म जो है सीक्वेंस का हमें पता नहीं है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है हमें पता नहीं है, कॉमन रेशियो बट हमें पता है कितना है 2 है। ठीक है, इसके अलावा ये सीक्वेंस में पूरे मिला के कितनी टर्म्स रहेगी, 10 टर्म्स रहेगी। क्या हम क्या कर रहे हैं, जो अमाउंट है 10 मंथली इंस्टॉलमेंट से रिपे कर रहे हैं ना, तो यहां पर क्या होगा, पूरे मिला के कितनी टर्म्स रहेगी सीक्वेंस में, 10 टर्म्स रहेंगी। ठीक है, और ये 10 टर्म्स का जो सम है, ठीक है, जो पहली 10 टर्म्स उसका जो सम है वो कितना रहेगा, 9,207। ठीक है, यहां पर हमें बताना कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट एन इन टर्म्स ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला हमें यूज में लेना पड़ेगा, और यहां पर आर का वैल्यू जो है वो क्या है 2 है, विच इज व्हाट ग्रेटर देन 1। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में r⁻n - 1 अपॉन r - 1। ठीक है, तो देखो यहां पर हम फॉर्मूला लिख दे रहे पहले, a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में r⁻n - 1 अपॉन r - 1। अब यहां पर देखना पहली 10 टर्म्स का सम कितना है 9,207 है, a का वैल्यू हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है, r कितना है 2 है, n कितना है 10 है, तो 2⁻10 - 1 अपॉन 2 - 1। फटाफट से पहले आप इस पूरी चीज का वैल्यू निकाल लो। तो 2⁻10 क्या होगा, 1024 होगा, 1024 - 1 कितना हो गया 1023, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 - 1 1 ही आएगा।
ये कितना हो गया देखो 9207 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय 1023। देयरफॉर ए जो है कितना आ रहा है 9207 डिवाइडेड बाय 1023, ये कितना आ गया 9 आ गया। ए का वैल्यू 9 आया, बट क्वेश्चन में उसने क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पूछा है क्या? नहीं। क्या पूछा है उसने? देखो वैल्यू ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। उसने जो 10th नंबर का इंस्टॉलमेंट रहेगा ना, जो 10th टर्म है उसका वैल्यू पूछ रहा है, 10th टर्म का वैल्यू पूछ रहा है। यहां पर हम क्या करेंगे, हम जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज में लेंगे, जो कि क्या होता है a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n माइनस 1। अब हमें 10th टर्म का वैल्यू निकालना है, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे 10, a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर 10 माइनस 1, यानी क्या हो गया a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर 9, a की जगह 9 पुट कर दो, r की जगह 2, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9 आप कैलकुलेटर में निकाल लो, आपको 512 आएगा। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 512 करने पे कितना आ गया 4608, 4608। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। The sum of the fourth and eighth term of an arithmetic progression is 10. The sum of first 11 terms of the series is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। क्या हो रहा है, सिर्फ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए और इक्वेशंस आपको सॉल्व करते आना चाहिए, आप इजीली सब क्वेश्चंस को बना पाओगे। अब यहां पर क्या कंडीशन दिया है कि फोर्थ टर्म और एथ टर्म का जो सम है वो कितना है 10 है, ठीक है, और ये टर्म्स क्या आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यहां पर देखो हम इक्वेशन बना रहे t4 प्लस t8 इज इक्वल टू व्हाट 10। अब फोर्थ टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फोर्थ टर्म है वो क्या होगा a प्लस 3d रहेगा। हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, n की जगह 4 पुट कर दोगे तो क्या होगा a प्लस 3d आएगा। और जो एट्थ टर्म है वो क्या होगा a प्लस 7d आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एट्थ टर्म के लिए आप क्या करोगे, n की जगह 8 पुट करोगे तो a प्लस 8 माइनस 1 टाइम्स d, तो क्या होगा a प्लस 7d आ गया। अब देखो a प्लस a कितना हो गया 2a हो गया, 3d प्लस 7d कितना हो गया 10d हो गया, तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, देखो पूछा क्या है उसने, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ द सीरीज पूछा है। तो आप मुझे बताना सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होता है। Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। अब आपको क्या करना है, पहली 11 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की जगह 11 पुट कर दो तो 11/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह 11 पुट करो तो 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, तो 2a प्लस 10d। अब आपको 2a प्लस 10d का वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना है 10 है, पुट कर दो क्या होगा 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आ रहा है 55 आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लो, ऑप्शन नंबर डी। है कि नहीं आसान? बताओ फटाफट से, सब क्वेश्चंस आसान लग रहे हैं कि नहीं? आसान लगना ही चाहिए। ठीक है, हमने ऑलरेडी क्योंकि पिछले जो वीडियो था उसके अंदर क्या करा था, पूरे के पूरे फॉर्मुलेज जो थे, शॉर्टकट ट्रिक्स जो थी, सबकी सब हमने कवर कर ली थी, जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो स्टडी मेट से भी करके बताया था। तो बस यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की और कुछ नहीं। और उसके लिए हमने क्या करा, पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे थे उसको हमने यूज में लिया है, और एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिफिकल्ट आएंगे आपके पेपर में क्वेश्चंस, यही वाले क्वेश्चंस तो आने वाले। ठीक है, तो बस मजे करना है हमें, तो ये वाले क्वेश्चंस बनाते आ गए तो एग्जाम में भी हम इजीली बना के आई जाएंगे। रीड करो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 512, देन द सेकंड नंबर इज। इसके लिए तो मैंने आपको शॉर्टकट दे रखा है कि अगर आपके 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और उन 3 नंबर्स का आपको प्रोडक्ट दे रखा है, आपको क्या करना है, मिडिल टर्म जो उसका वैल्यू बताना है, सेकंड टर्म जो उसका वैल्यू बताना है, तो क्या करोगे आप, जो प्रोडक्ट है उसका क्यूब रूट निकाल लो, वो आपका आंसर है। प्रोडक्ट कितना है 512, उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। शॉर्टकट ट्रिक्स काम में आती है, ठीक है, वो आपको याद रहनी चाहिए। इसके लिए तो रिवीजन नोट्स बना के दिया है मैंने आपको, और ये सब रिवीजन नोट्स आप क्या कर पाओगे, टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर पाओगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से जाके सब नोट्स वगैरह आपने डाउनलोड कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, अपने दोस्तों का शेयर करो। तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा जनों के पास पहुंचेगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले। मैराथन रिवीजन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, तो उसको भी आपने जरूर से देख लेना। ठीक है, अब देखो फाइंड द 9th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और क्या बोला 8 5 2 -1 -4 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला इसमें लेने वाले हो, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि क्या होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। a क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या है 8 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो तो 5 - 8 कितना हो गया -3 हो गया। इसके अलावा आपको 9th टर्म निकालना है, तो आप n की जगह क्या पुट करोगे 9 पुट करोगे। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर से वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। 9th टर्म जो है क्या होगा, a की जगह 8 पुट कर दो, n की जगह 9, 8 प्लस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d की जगह -3, क्या हो जाएगा देखो 8, 9 माइनस 1 क्या होगा 8 आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई -3 कितना होगा 20 -24 होगा, तो 8 - 24 यानी कितना हो गया -16। कुछ भी सिली मिस्टेक वगैरह नहीं होना चाहिए, बराबर से मल्टीप्लिकेशन करना। 8 मल्टीप्लाइड बाई -3 करने पे क्या होगा -24 आएगा, तो 8 - 24 कितना होगा -16। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये सब आपके पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। और कभी भी जो है पेपर में आपको 55 to 60 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्टली फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। पहले आपको उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना और उनको पहले सॉल्व करना। आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि पहले 1 घंटे में हमें क्या करना है, जो भी आसान क्वेश्चंस है, जो भी 55-60 क्वेश्चंस आसान वाले उनको पहले बना लेना है, और आखिरी के 1 घंटे में क्या करोगे, जो बचे हुए 40 क्वेश्चन जो तो ट्रिकी है या क्या है, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, उसका आखिरी में करोगे। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन इज 55। द नंबर ऑफ टर्म्स इज, यहां पर आपको ये सीरीज जो है क्या दिख रहा है, ये नेचुरल नंबर्स जो है आपके उनका सम है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो है क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय n + 1/2, और ये कितना दिया आपको 55 दे रखा है। अब पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, तो बेस्ट क्या है, ऑप्शन को यूज में लो, ठीक है। अब यहां पर अगर आप n की जगह 40 पुट करोगे ना तो ये जो एक्सप्रेशन इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा आएगा, 55 से बहुत ज्यादा आएगा। तो आपने क्या करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऑप्शन नंबर ए को ही पहले चेक करना है। आप अगर थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाओगे तो क्या हो रहा है, आपने क्या करना है, जो सबसे छोटा वैल्यू दिख रहा है n का उसको पहले आप पुट करो। यहां पर आपको सम कितना चाहिए, 55 चाहिए, और 55 बहुत छोटा सा नंबर है। आप क्या करो, n का जो वैल्यू है ना, क्या करो, जो सबसे छोटा नंबर दिख रहा है ऑप्शन में उसको पुट करो। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, n की जगह 10 पुट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखो क्या होगा, n की जगह जब आप 10 पुट करो तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 1/2, ये करने में क्या होगा 55 भी आएगा। देखो 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो रहा है 55। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी ऐसा पूरा चेक करना है तो आप कर सकते हो, बट उसमें टाइम जाएगा, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर ए बी सी की जगह पहले हम डी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें n का वैल्यू छोटा सा ही चाहिए, क्योंकि सम जो है यहाँ पर बहुत छोटी दे रखी, 55 दे रखी। n क्या हमने करा, पहले 10 पुट करके देख लिया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग डेटा 1 + 7 + 3 + 19 एंड सो ऑन + x = 225। पहले आप चेक करो क्या ये सीरीज आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ही। कैसे पता चला, क्योंकि जब आप डिफरेंस निकाल रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स के बीच का, क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। देख लो आप, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे क्या हो रहा है, 7 - 1 करने पे 6, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पे क्या हो रहा है, 13 - 7 करने पे भी 6, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करने पे क्या हो रहा है, 19 - 13 करने पे क्या हो रहा है, 6 आ रहा है। तो डिफरेंस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स का क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो हमें ये चीज तो पता चल गई सीरीज क्या आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब सम ऑफ फर्स्ट n इन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला आपको पता है, वही हमें क्या करना है, सिर्फ यूज में लेना पड़ेगा। तो Sn = क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2a + n - 1 टाइम्स d, ठीक है। यहां पर जो फर्स्ट टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, 1 है। कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला था, क्या आया था, 7 - 1 करने में क्या होता है, 6 आया है, ठीक है। और कितनी टर्म्स है हमें पता नहीं है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। यहां पर हम मान ले रहे हैं कि जो सीरीज है इसमें क्या पूरे मिला के n टर्म्स है, और इन n टर्म्स का जो सम है, ठीक है, इन n टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 225 है। यहां पर वैल्यूज पुट करो आप, 225 = n/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस n - 1 टाइम्स d की जगह 6, ठीक है। तो 225 = n/2 ब्रैकेट में देखो क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया 2, 6 मल्टीप्लाइड बाय n कितना हो जाएगा 6n, एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 कितना हो जाएगा -6, ठीक है। तो 225 = n/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब 2 - 6 तो कितना होगा, -4 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है 6n - 4। क्या आप इस ब्रैकेट में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या, ठीक है, निकाल सकते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर से आप 2 कॉमन निकाल पाओगे, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे इक्वेशन को इतना बढ़िया रहेगा। तो n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉमन निकालने पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3n - 2 आएगा। ये 2 आपका जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो 225 = n मल्टीप्लाइड बाय 3n कितना हो गया, 3n², एंड n मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना हो गया, -2n। तो देयरफॉर 3n² - 2n - 225 = what, 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप सॉल्व करोगे तब आपको क्या होगा, n का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है वैसे, क्योंकि उसने नंबर ऑफ टर्म्स है वो भी नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, लास्ट टर्म जो सीरीज का वो निकाल के बताओ। पहले हमें क्या करना होगा, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकालना पड़ेगा, और बाद में हम क्या करेंगे, जो जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है वो यूज में लेंगे, और उससे क्या होगा, हमारा आंसर आएगा। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लो या फॉर्मूला मेथड यूज में ले लो। यहां पर मैं क्या करूं, फॉर्मूला मेथड यूज में ले रहा हूं। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, -b के -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac/2a, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से, और a b और c का वैल्यू क्या आ रहा है देख लो। यहां पर जब आप कंपैरिजन करोगे तो क्या हो रहा है, a का वैल्यू क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, n² का कोएफिशिएंट क्या है 3, फिर b जो है क्या है -2 है, n का जो कोएफिशिएंट है क्या है -2 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है -225, तो c कितना हो गया -225, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, क्या होगा देखो, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय -225 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। कैलकुलेटर पे कर लो, घबराने की बात नहीं, हमारे पास तो कैलकुलेटर है ना, तो हम फटाफट से क्या करेंगे उस पर ही कर लेंगे। अब देखो -2 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा 4 आएगा, मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं, -2 का जो स्क्वायर है ये क्या होगा 4 आएगा, और -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय -225, प्रोडक्ट यहां पर पॉजिटिव आने वाला है, क्यों, क्योंकि यहां पर दो नंबर्स क्या है आपके निगेटिव है, तो दो निगेटिव नंबर्स का जब प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहां पर देखो -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय -225, ये करने पे कितना आ रहा है आपका 2700 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 2700, पॉजिटिव आ रहा है,
4 प्लस 2700 कितना हो जाएगा 2704, और उसका आप क्या करो स्क्वायर रूट निकाल लो तो कितना आ गया 52 आ रहा है। अब देखो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। यहां पर आपके जो रूट्स है वो क्या आ रहे हैं देखो 2 प्लस माइनस 52 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। यहां पर n का जो एक वैल्यू हो क्या आएगा 2 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 6, और n का जो दूसरा वैल्यू हो क्या आएगा 2 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 6। अब 2 प्लस 52 कितना हो गया 54, 54 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया 9। n का एक वैल्यू तो क्या आ रहा है आपका 9 आ गया, n का जो एक वैल्यू है वो क्या हो रहा है 9 आ रहा है, और दूसरा जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है -50/6 आएगा, ठीक है। और क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में आ सकती है क्या? नहीं। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं। n का जो वैल्यू पॉसिबल है कौन सा, सिर्फ यही है, n इक्वल्स टू क्या है 9। मतलब ये सीरीज में जो आपको सीरीज दे रखी है क्वेश्चन में, इसमें पूरे मिला के कितनी टर्म्स है 9 टर्म्स है, और उसने क्या पूछा है x का वैल्यू पूछा है, मतलब लास्ट टर्म जो है ना सीरीज का उसका वैल्यू पूछा उसने। तो बेसिकली आपको क्या है ना 9th नंबर का जो टर्म है उसका वैल्यू निकाल के बताना है, 9th नंबर का जो टर्म है उसका वैल्यू निकाल के बताना है। तो tn इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। 9th टर्म जो है उसका वैल्यू क्या होगा देखो, a की जगह पुट कर दो 1, n की जगह पुट करोगे 9, तो 1 प्लस 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, और d कितना आया था आपका 6 आया था, कितना आ जा रहा है देख लो, तो 1 प्लस 48 कितना हो जाएगा 49, ये आपका आंसर। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था ये क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है कि सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो कभी भी आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन थोड़े से आपको लेंदी लग रहे हैं उनको आपने क्या करना है आखिरी में बनाना है, ठीक है। चलो आगे रीड करना। फाइंड द 17th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ 15th एंड 21st टर्म्स आर 30.5 एंड 39.5 रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में देखो उसने क्या बोला है, 15th टर्म जो है वो क्या है 30.5 है, और जो 21st टर्म है वो कितना है 39.5 है, और आपको क्या करना है 17th टर्म जो है उसका वैल्यू निकाल के बताना है। यहां पर आप जो फॉर्मूला यूज में लोगे वो कौन सा रहेगा, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। कभी भी क्वेश्चन पढ़ने का आपको ये समझ में आ जाना चाहिए फॉर्मूला कौन सा यूज में लेना है। यहां पर देखो जो 15th टर्म है वो क्या होगा a प्लस 14d रहेगा, ठीक है, और 15th टर्म जो है उसका वैल्यू क्या दिया आपको 30.5 दिया, तो आपका पहला इक्वेशन बन गया 30.5 इज इक्वल्स टू व्हाट a प्लस 14d, आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब जो आपका 21st टर्म है वो क्या रहेगा a प्लस 20d, n की जगह आप 21 पुट करोगे ना तो 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 20, तो 21st टर्म क्या आ गया a प्लस 20d, और 21st टर्म का वैल्यू कितना है 39.5 है, 39.5 है, तो 39.5 इज इक्वल्स टू a प्लस 20d, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। अब दो इक्वेशन है हमारे पास में और दो अननोन्स है, कौन से दो अननोन्स है, एक तो a अननोन है और एक क्या है d अननोन है, तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं, ध्यान से दिखते जाओ। 39.5 इज इक्वल्स टू a प्लस 20d, और ये क्या है 30.5 इज इक्वल्स टू a प्लस 14d। यहां पर हम क्या कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो 39.5 माइनस 30.5 करने पे क्या होगा 9 आएगा, a माइनस a कैंसिल आउट हो गया, और 20d माइनस 14d करने पे क्या हो रहा है 6d आ रहा है, देयरफॉर d जो है कितना आ गया 9/6 यानी कितना 1.5, तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारा आ गया कितना 1.5। अब आप क्या करो d का वैल्यू 1.5 कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहां पर हम क्या करें पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखते जाना सब। क्या होगा 30.5 इज इक्वल्स टू a प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, क्या होगा देखो 30.5 इज इक्वल्स टू a प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कितना होगा 21 आ रहा है, तो देयरफॉर a जो है वो कितना हो जाएगा 30.5 माइनस 21 यानी कितना आ गया 9.5 आ रहा है, जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका वैल्यू कितना आ गया 9.5 आ गया। उसने पूछा गया 17th टर्म जो उसका वैल्यू पूछा है, कैसे निकालेंगे देखना। 17th टर्म जो है वो क्या होगा a प्लस 17 माइनस 1 टाइम्स d यानी कितना a प्लस 16d, वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पर आप a क्या है यहाँ पर आपका 9.5 है और d कितना है 1.5 है, तो 9.5 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, पहले आप 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 निकाल लो और वो जो आ रहा है उसमें 9.5 ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है 33.5, ये कितना आ गया 33.5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। इफ another term of an arithmetic progression series is 7n minus 2, the sum of n terms is। जब हमने पिछले वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे तब मैंने आपको क्या बताया था कि सम ऑफ n टर्म्स जब भी आपको निकालना होता है आपने क्या करना है फॉर ऑप्शंस यूज में लेना है, कि जब भी आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो आपने क्या करना है ऑप्शंस यूज में लेना है, और आप क्या करोगे पहले आप क्या करो जो पहली 3 टर्म्स है उनका आप सम फाइंड कर लो, और बाद में आप क्या करो ऑप्शन में n की जगह 3 पुट करो, और देखो कौन सा ऑप्शन में n की जगह 3 पुट करने पर आपका सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आ रहा है, ठीक है। यहां पर देखो आपको जो nth टर्म है वो कितना दिया है 7n माइनस 2 दिया। यहां पर अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या होगा n की जगह मैं 1 पुट करूंगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 यानी कितना हो रहा है ये 5 आ गया। सेकंड टर्म जो है वो क्या होगा n की जगह 2 पुट करो, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2, ये करने में क्या हो रहा है आपका 12 आ रहा है। और थर्ड टर्म जो है वो क्या होगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 जो है ये करने में क्या हो रहा है 19 आ रहा है। तो पहली 3 टर्म्स का जो सम है वो कितना हो गया 5 प्लस 12 प्लस 19,
ये करने पे कितना आ जाएगा आपका 5 + 12 कितना हो गया 17, 17 + 19 कितना हो गया आपका 36। ठीक है, तो पहली 3 टर्म्स का सम हमारा 36 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन यूज में लेंगे और हम हर ऑप्शन में क्या करेंगे, n की जगह 3 पुट करेंगे और देखेंगे कौन से ऑप्शन में n की जगह 3 पुट करने पे हमारा 36 आ रहा है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को ही चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 7n² + 2n। फटाफट से सबने क्या करना है, n की जगह यहाँ पर 3 पुट करना है। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3² + 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो देखो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3² कितना होगा 9, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना हो गया 63 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा 6। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा 6। अब देखो 63 + 6 कितना हो गया 69 एंड 69 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करने पे क्या हो रहा है 34.5 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। फटाफट से ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 7n² - 3n। अब यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऑप्शन नंबर बी जो है चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर 7n² + 2n जो है उसका वैल्यू कितना आया था 69 आया था। अब यहां पर तो क्या है 7n² - 3n है, 7n² - 3n है, तो पक्का क्या होगा 7n² - 3n तो क्या होगा 69 से भी कम आएगा। तो हमारा तो आंसर क्या होगा 36 से और कम आने वाला है। ठीक है, यहां पर ही हमारा 34.5 आया था ना, जब 7n² + 2n था तब यहां पर हमारा आंसर क्या आया था 34.5 आया था। अब यहां पर तो क्या है +2n था ऑप्शन नंबर ए में, अब यहां पर -3n है, तो क्या हो गया 7n² - 3n तो क्या होगा 69 से भी कम आएगा। और इस वजह से हमारा जो आंसर आने वाला ऑप्शन नंबर बी में वो क्या होगा हमारा 34.5 से और कम आएगा। हमें तो 36 चाहिए। यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऑप्शन नंबर बी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बच गए आप। ऑप्शन नंबर डी भी जो है पक्के में क्या होगा 34.5 से कम ही आने वाला। बच्चा कौन सा ऑप्शन नंबर सी, यही करेक्ट है, पक्की बात है। ठीक है, आपको चेक करना है ऑप्शन नंबर सी चेक कर लो। तो आपने हर एक ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको बराबर से जो है क्या करना रहेगा थोड़ा सा दिमाग वगैरह लगा के ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करते आना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, यहां पर देखो ऑप्शन नंबर सी क्या 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 7n² + 3n है। अब यहां पर देखो क्या ये यहां पर +2n था, यहां पर +3n है, तो अब क्या होगा ये आपका 69 से ज्यादा आएगा और इस वजह से हमारा आंसर भी क्या होगा 34.5 से ज्यादा आएगा और 36 ही आने वाला है। देख लो आप 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3² + 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना हो गया 63 है ना, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया 9। 63 + 9 कितना हो गया 72। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 72 कितना हो गया 36। वही तो हमें चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ 4th टर्म 7th टर्म एंड 10 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली देन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर आप ध्यान से देखना, इसको आप शॉर्टकट से भी क्या कर पाओगे सॉल्व कर पाओगे। यहां पर ये 4th टर्म 7th टर्म और 10th टर्म, इसमें आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? हाँ पैटर्न है। क्या पैटर्न है? 3 का गैप है। 4th टर्म के बाद क्या बोला 7th टर्म बोला और 7th टर्म के बाद क्या बोला 10th टर्म बोला। तो यहां पर क्या हो रहा है जब आपकी जो टर्म्स है, ठीक है, जो टर्म्स है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में उनके बीच में क्या है आपको जो गैप है वो क्या हो रहा है सेम दिख रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर 7 - 4 क्या हो रहा है 3, यहां पर 10 - 7 क्या हो रहा है 3। तो यहां पर क्या होगा ये जो आपकी 3 टर्म्स है 4th टर्म 7th टर्म एंड 10th टर्म, ये किस में रहेंगे आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। अब 4th टर्म जो है वो क्या बोला है आपको P है, 7th टर्म जो है वो क्या बोला है Q है एंड 10th टर्म जो है वो क्या है R है। तो P Q एंड R जो है R इन GP। अब अगर 3 टर्म्स आपकी GP में तो कंडीशन क्या होता है मिडल टर्म का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। हमने देखा था ना रिवीजन इसमें कि अगर A B और C आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स है A B और C और अगर आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो कंडीशन क्या होता है B² = A मल्टीप्लाइड बाय C। यहां पर क्या है सिर्फ A B C की जगह क्या है P Q R है। यहां पर जो है आपका आंसर क्या बनेगा Q² = P मल्टीप्लाइड बाय R। ये Q² = P मल्टीप्लाइड बाय R। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसको ये चीज नहीं समझ में आई तो उसके लिए देखो मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता दे रहा हूं। यहां पर देखना 4th टर्म जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो 4th टर्म है वो आप कैसे निकालोगे तो nth टर्म ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है A मल्टीप्लाइड बाय R टू द पावर n - 1। 4th टर्म जो है क्या होगा A मल्टीप्लाइड बाय R टू द पावर 4 - 1 यानी क्या होगा A मल्टीप्लाइड बाय R3। 7th टर्म जो है क्या होगा A मल्टीप्लाइड बाय R टू द पावर 6। ठीक है, और 10th टर्म जो है क्या होगा A मल्टीप्लाइड बाय R टू द पावर 9। ओके, अब यहां पर देखो हम जब P मल्टीप्लाइड बाय R कर रहे हैं 4th टर्म जो क्या है P है और 10th टर्म जो क्या है R है। यहां पर हम जब क्या कर रहे हैं P मल्टीप्लाइड बाय R कर रहे हैं, ये P है ये R है ये Q है। यहां पर जब हम P मल्टीप्लाइड बाय R कर रहे हैं ध्यान से देखते जाना, P मल्टीप्लाइड बाय R जब कर रहे हैं तो क्या होगा A मल्टीप्लाइड बाय R³ मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय R टू द पावर 9। A मल्टीप्लाइड बाय A कितना हो गया A² एंड R³ मल्टीप्लाइड बाय R टू द पावर 9 क्या होगा R टू द पावर 12 होगा। कि अगर बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन करें तो पावर्स का क्या होता है एडिशन, वही हमने यूज में लिया। अब देखो
क्यू स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, सेम चीज आएगा, क्यू स्क्वायर करने पे a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 6 और ये पूरे इसका स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 12, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, p मल्टीप्लाइड बाय r का वैल्यू कितना है ये, और q स्क्वायर का वैल्यू भी क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाइड बाय r, ठीक है कि नहीं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं। In a geometric progression, fifth term is 27 and eighth term is 729. Find its 11th term. तो यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा, nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला आप क्या करोगे, यूज में लोगे। तो tn इज इक्वल्स टू क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर n माइनस 1, a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म जो है क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 4, और ये कितना है 27 दे रखा है, तो आपका पहला इक्वेशन बन गया 27 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 4। अब क्या बोला, एट्थ टर्म जो है कितना 729 है, एट्थ टर्म जो क्या होगा a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 7, और ये कितना दिया 729 दे रखा है, तो 729 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 7, आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। यहां पर भी क्या है, आपके पास दो इक्वेशंस और दो अननोन्स है, कौन से दो अननोन्स, एक तो a अननोन है और एक क्या है r अननोन है। यहां पर भी आप क्या करोगे, इजीली जो है ये दोनों इक्वेशंस को यूज में लेके a और r का वैल्यू निकाल सकते हो। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर रहे हैं। यहां पर देखना 729 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 7, एंड इसके बाद ये क्या है 27 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 4। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों इसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर ले रहे हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो 729 डिवाइडेड बाय 27 करने पे क्या होगा, 27 आएगा। हम डिवीजन क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन भी समझो, क्योंकि डिवीजन करने पे क्या होगा, एक आपका जो अननोन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ये यहां पर क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आर टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 4 क्या होगा, बेस सेम है और आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, पावर्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा आर टू द पावर 3 आ जाएगा। तो देयरफॉर r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है ना, तो r का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब जैसे ही आपको r का वैल्यू 3 मिल गया, आप क्या करो, कोई भी एक इक्वेशन में r की जगह 3 पुट कर दो, आपको क्या होगा a का वैल्यू मिल जाएगा। मैं क्या करूं, यहाँ पर पहला वाला जो इक्वेशन है इसमें r की जगह 3 पुट कर रहा हूं, तो 27 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 4 क्या होगा, 27 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 81, 3 टू द पावर 4 क्या होगा 81 होगा, तो देयरफॉर a जो है कितना होगा 27 बाय 81 यानी कितना होगा 1/3, 27 बाय 81 क्या होगा 1/3 होगा। ओके अब उसने पूछा क्या है, 11th टर्म जो उसका वैल्यू पूछा है, तो 11th टर्म जो आप कैसे निकालोगे, a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 11 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 10। अब a जो है a कितना आया था हमारा 1/3 आया, और r जो है वो कितना है 3 है, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 10। यहां पर देखो क्या होगा 3 टू द पावर 10 आपका न्यूमरेटर में और 3 आपका डिनोमिनेटर में, तो बेस सेम और डिवीजन हो रहा है, तो क्या होगा पावर्स का सब्ट्रैक्शन होगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा 3 टू द पावर 9। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या, नहीं, 3 टू द पावर 9 दिया नहीं है, तो उसकी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर पे। निकाल लो, कैसे निकालोगे, पहले 3 लिखना, बाद में मल्टीप्लिकेशन साइन प्रेस करना, और इक्वल्स का बटन जो है कब तक प्रेस करोगे आप, स्टेप नंबर 10 तक, स्टेप नंबर 10 तक, ठीक है। यहाँ पर पावर जो है क्या है 9 है ना, तो जो भी पावर होता है उससे एक ज्यादा तक आप क्या करोगे, इक्वल्स का बटन प्रेस करोगे, ठीक है। और स्टेप्स जो है कैलकुलेटर पे कहाँ पे लिख के आती है, तो आपका कैलकुलेटर का डिस्प्ले है, ठीक है, उसमें जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है उसके ऊपर वाली इसमें क्या होता है स्टेप्स लिख के आती है। यहाँ पर आप क्या करोगे, इक्वल्स का बटन प्रेस करोगे टिल स्टेप नंबर 10। तो हमने सबसे पहले 3 लिखा, बाद में मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रेस किया, और बाद में इक्वल्स का बटन प्रेस किया स्टेप नंबर 10 तक, तो क्या आ रहा है 19,683 आ रहा है, 19,683 ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया देख लो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद देखना क्या क्वेश्चन है, 9th and 19th term of an arithmetic progression are 35 and 75 respectively, then its 20th term is, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी किया था। यहां पर देखो जो फॉर्मूला यूज में लेंगे वो क्या रहेगा, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्या होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। यहां पर 9th टर्म जो है वो क्या हो जाएगा a प्लस 8d है ना, और 9th टर्म का वैल्यू क्या दिया 35 दिया है, 35 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 8d। वैसे ही अब जो आपका 19th टर्म है, 19th टर्म उसका वैल्यू जो है वो क्या होगा a प्लस 18d है ना। तो यहां पर 19th टर्म जो है वो कितना दिया आपको 75 दे रखा है, तो 75 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 18d। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब एग्जाम में आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर एक शॉर्टकट क्या आप क्या इस्तेमाल करोगे, देखो आपने क्या करना 75 माइनस 35 डायरेक्टली कर लेना, जो कि क्या होगा आपका 40 आएगा, और आप क्या करोगे यहां पर देखना 19 माइनस 10 कर लेना, जो कि क्या होगा 10 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, शॉर्टकट बता रहा हूं, इसको ख्याल रख लो, हर बार इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहां पर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, 75 माइनस 35 करने पे क्या हो रहा है 40, फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, तो 19 माइनस 9 जो है ये करने पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। यहां पर अब आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा 40 डिवाइडेड बाई 10, जो कि कितना आ रहा है 4। अब आपका कॉमन डिफरेंस 4 आ गया ना, उसके बाद आप क्या करो,
जो 9th टर्म है वो क्या है आपका a प्लस 8d है, तो उसमें d के जगह आप क्या करो 4 पुट करो, तो क्या होगा आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा आंसर और कुछ नहीं। ये क्यों कर पा रहे हैं हम ऐसा, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे ना, इस दो इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना है और फिर जो दो अननोन है उनकी वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं। 75 इज इक्वल्स टू a प्लस 18d और ये क्या है 35 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। यहाँ पर आप देखो जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हो, क्या होगा 75 माइनस 35 40 हो गया, a माइनस a कैंसिल आउट हो गया, 18d माइनस 8d कितना हो गया 10d। सेम चीज आई कि नहीं जो मैंने आपको बोला था, 75 माइनस 35 कितना 40, 19 माइनस 10 कितना 10, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 करने में क्या होगा 4 आ रहा है। ये तो बस थोड़ा सा टाइम यहाँ पर क्या होगा आपका बच जाएगा, d का वैल्यू क्या हो गया 4 आ गया। अब हम पहले इक्वेशन में d की जगह 4 पुट कर रहे हैं, देखो क्या होगा 35 इज इक्वल्स टू a प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, 35 इज इक्वल्स टू a प्लस 32, देयरफॉर a जो है वो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है आपको 20th नंबर का जो टर्म है उसका वैल्यू पूछा है, तो 20th टर्म जो है वो क्या होगा a प्लस 20 माइनस 1 टाइम्स यानी कितना हो गया a प्लस 19d, a की जगह 3 पुट कर दो, d के जगह 4 पुट कर दो, कितना आ रहा है 79। ठीक है, 19 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा 76, तो 3 प्लस 76 कितना हो गया 79। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, या फिर यहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है और आपको a का वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। और एक और तरीका बता रहा हूं कि जैसे ही आपका d आ गया ना, आपने 75 माइनस 35 करा कितना आ गया 40 आ गया, और 19 माइनस 10 किया कितना हो गया 10 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस जो है क्या होगा 40 डिवाइड बाय 10 यानी कितना हो गया 4 हो गया। अब 19th टर्म का वैल्यू उसने ऑलरेडी आपको दे रखा है कितना 75, तो उसके बाद वाली टर्म क्या होगा 75 में 4 ऐड कर दो, कितना हो गया 79, और ईजी हो गया। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे ये वाला क्वेश्चन तो हमने क्या करा था, रिवीजन में बना लिया था। ये वाला सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के अंदर भी, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,556 आर डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था, क्या करोगे आप, ये 74 को आप क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे और जो इंटीजर पार्ट आएगा सिर्फ उसको आप लिखोगे, तो 74 डिवाइड बाय 5 कितना होगा 14.8 आएगा, बट आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट लिखना है, डेसिमल वाले पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर करना है। फिर आप क्या करोगे 25,556 जो है तो आप क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे, ये कितना आएगा 5111.2 आएगा, डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर करो सिर्फ इंटीजर पार्ट को लिखो, तो क्या होगा 5111, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो 5111 माइनस 14 कितना हो गया 5097। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो मैंने मैराथन वीडियो अभी एक अपलोड किया है ना, उसमें मैंने क्या करा है हर एक चैप्टर रिवाइज करा है और वहां पर मैंने क्या करा है स्टडी मटेरियल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के दिए। और अभी हम ये जो दूसरा रिवीजन कर रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं पास्ट ईयर पेपर से क्या कर रहे हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एक मैराथन वीडियो और अपलोड कर दूंगा मैं जिसमें क्या होगा हमने मॉक टेस्ट पेपर से क्वेश्चंस बनाए, आपको तीन चीजें मिल जाएगी, एक स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया वो, एक मॉक टेस्ट पेपर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया वो, और अभी हम क्या कर रहे हैं पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्या चाहिए, ठीक है इतना कर लिया मोर देन सफिशिएंट है, इजीली आप 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स फोड़ के आ जाओगे। चलो, pth term of an arithmetic progression is q and qth term is p, what will be the value of p plus qth term। यहां पर भी क्या होगा शॉर्टकट इस्तेमाल करना, आपको पता है कि अगर pth टर्म जो है q के बराबर है एंड qth टर्म जो है p के बराबर है, तो rth टर्म जो है वो क्या होता है p प्लस q माइनस r होता है। ठीक है, ये सब हमारे रिवीजन नोट्स में लिख रखा है और हमने ऑलरेडी जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें पूरा ही रिवाइज भी कर रखा है। तो यहां पर क्या है उसने क्या पूछा सिर्फ आपको p प्लस qth टर्म जो उसका वैल्यू पूछा, ठीक है p प्लस qth टर्म जो उसका वैल्यू पूछा, r की जगह p प्लस q पुट करोगे, ठीक है तो p प्लस q जो है क्या होगा p प्लस q माइनस r की जगह जो है क्या करोगे आप सिर्फ p प्लस q पुट कर दोगे, आपका आंसर ही आ गया, क्या आ रहा है 0। ठीक है कि नहीं, कुछ ही क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बाकी तो बहुत आसान है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप कुछ ना कुछ शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो वैसा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अ पर्सन पेज 975 रुपीज इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन फॉर्मर बाय 5 रुपीज, द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100 रुपीज, इन व्हाट टाइम विल द एंटायर अमाउंट बी पेड। यहां पर आप समझना क्या बोला है उसने, ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन फॉर्मर बाय 5 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो क्या होगा फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट से 5 रुपए कम रहेगा, थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो क्या होगा सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट से 5 रुपए कम रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका सीक्वेंस है वो किसमें रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा, और यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो 5 नहीं रहेगा, क्या रहेगा -5 रहेगा। ठीक है समझना, ठीक है क्या हो रहा है आपका जो इंस्टॉलमेंट्स का वैल्यू क्या हो रहा है 5-5 से कम होते जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो 5 नहीं रहेगा, क्या रहेगा -5 रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ पर उसने पहले इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो दे रखा है, कितना है 100 है, तो सेकंड का कितना रहेगा 95 रहेगा। समझ में आ गया होगा आपको, 100 फिर क्या होगा 95 फिर क्या होगा 90 फिर क्या होगा 85 एंड सो ऑन। ठीक है, और वो क्या कर रहा है 975 रुपीज जो है ये पूरा रीपे कर रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट्स में,
तो पूछ रहा है कि कितना बार हमें कितने इंस्टॉलमेंट्स में हम पूरा अमाउंट रिपे कर पाएंगे, मतलब आपको एन का वैल्यू निकालना है। तो पूछ रहा है कि 975 रुपीज हम रिपे कर रहे हैं ना मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, तो कितने इंस्टॉलमेंट्स में हम पूरा अमाउंट रिपे कर पाएंगे, तो आपको एन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर बेसिकली देखो 100 प्लस 95 प्लस 90 प्लस 85 एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 975। अब आप मुझे बता दो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, सम ऑफ एन इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन इन टर्म्स ऑफ ईपी का फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। यहाँ पर देखो ए जो है आपका फर्स्ट टर्म क्या है 100 है, कॉमन डिफरेंस जो दिख रहा है क्या आ रहा है -5, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे क्या हो रहा है -5 ही आ रहा है ना, और क्वेश्चन रीड करने पे भी समझ में आ गया था। एंड हम मान ले रहे हैं कि पूरी सीरीज में एन टर्म्स है और एन टर्म्स का सम कितना 975, तो एस एन कितना हो गया 975, आपको एन का वैल्यू निकाल के बताना, ठीक है। फॉर्मूला यूज में ले लो, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, 975 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 करने पे क्या होगा 200 आएगा प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी कितना है -5 है, ठीक है। ख्याल रखना ये चीज डी 5 नहीं है -5 है, जरूरी नहीं है कि हर बार कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। अब देखो 975 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं, 2 यहाँ पर है ना, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 975 मल्टीप्लाइड बाय 2 जब आप करोगे कितना आ रहा है देख लो 1950 आ रहा है, 1950 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय 200। अब -5 मल्टीप्लाइड बाय n कितना हो गया -5n, एंड -5 मल्टीप्लाइड बाय -1 कितना हो गया +5। देखो क्या आ रहा है 1950 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय 205 माइनस 5n। अब पूरा इक्वेशन जो है सॉल्व करते मत बैठना, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करने में फिर टाइम लगेगा। उससे बढ़िया चीज क्या है, ऑप्शन यूज में ले लो, ऑप्शन तो हमारे पास रहते ही, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन यूज में लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करें ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं, n की जगह 26 पुट करो, यहाँ पर आप क्या करो राइट हैंड साइड में n की जगह 26 पुट करो और देखो आपका 1950 आ रहा है क्या, यहाँ पर हम n की जगह 26 पुट कर रहे हैं, तो 26 मल्टीप्लाइड बाय 205 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 26 कितना होगा देख लो कितना है 130, तो 205 माइनस 130 ये 75 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 26, ये करने पे कितना आ गया 1950। ऑप्शन नंबर ए तो जो है वो क्या है सही है, इसका वैल्यू जो आपका 1950 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए तो क्या है पक्के में करेक्ट है। एक बार हम क्या कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर ले रहे हैं, क्यों चेक कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पर उसने क्या बोला है बोथ ए एंड बी बोल रखा है। एक बार ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या होगा, हम n की जगह 15 पुट करेंगे, क्या होगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 205 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना होगा 75, ठीक है। अब देखना 205 माइनस 75 130 मल्टीप्लाइड 15 कितना हो रहा है 1950। अब यहां पर क्या हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट आ रहा है, तो यहां पर स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हमें ऑप्शन नंबर सी को जो है टिक करके आ जाना चाहिए, बोथ ए एंड बी जो इसको हमने टिक करके आ जाना चाहिए, तो आप गलत सोच रहे हो, क्या आप गलत सोच रहे हो, उसके पीछे का रीजन देखो मैं आपको दे रहा हूं। यहां पर अगर आप क्या करोगे ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आओगे तो गलत हो जाएगा, उसके पीछे का रीजन देखो मैं आपको कैसे बता रहा हूं, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम 26 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाल रहे हैं, अगर हम 26 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाल रहे हैं तो क्या होगा देखो a प्लस 26 माइनस 1 टाइम्स डी, यानी क्या हो जाएगा a प्लस 25d। a कितना है 100 है और d कितना है -5 है, ये कितना आ रहा है देख लो 100 माइनस 125, ये करने पे क्या होगा -25 आएगा। क्या आप निगेटिव अमाउंट में पैसा वापस कर पाओगे क्या, नहीं, ठीक है। कभी भी आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निगेटिव रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। समझ में आई नहीं ये बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप मार्क करके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर उसने क्या करा आपको घुमाया है, ठीक है, बेवकूफ बना रहा है वो आपको। अगर कोई स्टूडेंट यहां पर ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहा है तो उसका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि हम पूरा अमाउंट रिपे कर रहे हैं 26 इंस्टॉलमेंट्स में, तो उस केस में क्या होगा देखो, जब आप 26 इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या हो रहा है निगेटिव आ रहा है। और क्या इंस्टॉलमेंट का कभी भी वैल्यू निगेटिव आ सकता है क्या, नहीं। आप कभी भी क्या लेट्स सपोज आपने बैंक से क्या करा पैसा उधार लिया और आप उसको क्या करो इंस्टॉलमेंट्स में रिपे कर रहे हो, तो आप क्या कभी भी निगेटिव अमाउंट में बैंक को पैसा दोगे क्या, नहीं दे सकते ना। ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं। यहां पर आंसर जो है वो क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आप ऑप्शन नंबर ए को अगर चूज करके आओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। यहां पर n की आपकी दो वैल्यू आएगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो n की दो वैल्यू आएगी, एक आपका 26 आएगा, एक आपका 15 आएगा, बट करेक्ट कौन सा रहेगा 15। 26 क्यों गलत है आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 5 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, फाइंड द कॉमन रेशियो। यहां पर जो इक्वेशन है पहले उसको बना लो आप। क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ जीपी इज 5 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। इसको आप नोटेशंस में जो है कैसे लिखोगे,
सम ऑफ 8 टर्म्स इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। समझ में आ गया होगा सभी को। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अगर मैं मान रहा हूं कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहां पर आप क्या करोगे, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स लिखना है ना, n की जगह आप क्या पुट करोगे, 8 पुट कर दोगे, तो a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में r टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में r टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्या क्या चीज यहां पर आप कैंसिल कर सकते हो, a एलिमिनेट हो गया, r माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है देखो, r टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन r टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। यहां पर मल्टीप्लीकेशन में अपोजिट साइड में जाके क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अभी जो मैं लिख रहा हूं वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं, r टू द पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर 4 माइनस 1, ये जो न्यूमरेटर है r टू द पावर 8 माइनस 1, इसको हम ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं, ठीक है लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो r टू द पावर 8 माइनस 1 है तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, r टू द पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस नहीं बना रहे, मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। क्वेश्चंस बनाना रहा तो क्या है, ये सब क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं 1-1 मिनट में एग्जाम में, बट वही है एक्सप्लेन अभी करूंगा तभी चीज समझ में आएंगी ना। यहाँ पर कोई रेस तो लगी नहीं है कि मैं आपको कम टाइम में जो पूरा रिवाइज करा दूँ, चीजें भी तो समझ में आना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में बताते जा रहा हूँ। ओके, क्योंकि बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि सर आपने ये कैसे लिखा, इसलिए मैं आपको बताया कि क्या होगा, आपको हमने पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। अब डिनोमिनेटर में क्या है, r टू द पावर 4 माइनस 1, यहां पर क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है, देखो ये चीज आपकी कैंसिल होगी। अब ये जो प्लस 1 है यहां जाकर क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा, है कि नहीं। क्या आ रहा है देखो, r टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, r टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 4, r टू द पावर 4 जो है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 4। अब यहां पर जो r का वैल्यू है, जो r का वैल्यू है वो आप कैसे निकालोगे देखना, यहां पर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो कैसे करोगे, देखो 4 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर देखो पावर 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में पावर 4 है, यहां पर तो अभी पावर क्या हुआ 2 ही चाहिए, मुझे पावर 4 चाहिए। मैं 2 को अब क्या लिख सकता हूं, 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो √2 का स्क्वायर का भी पावर 2, अब ये क्या हो जाएगा √2 टू द पावर 4। अब देखो r टू द पावर 4 इज इक्वल टू √2 टू द पावर 4, अब पावर सेम आ गया तो आप क्या कर पाओगे, बेस को इक्वेट कर पाओगे, तो r का वैल्यू क्या आ गया √2। ठीक है, हर एक चीज यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को ये सेशन बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा और आपको चीजें भी यहां पर क्या हो रहा है अच्छे से एकदम रिवाइज होते जा रही है। ओके, तो r का वैल्यू क्या हो गया √2 आ गया। अब यहां पर एक उसने ऑप्शन दिया प्लस माइनस √2, एक दिया 16, एक दिया प्लस माइनस √20, एक दिया 4। ऑब्वियसली बात है हम इसको चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे। यहां पर अगर आप क्या करोगे, अब एक बार ऐसा मानोगे कि कॉमन रेशियो क्या है, लेस देन 1 है, कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, वैसा यूज में लोगे तो उधर से सॉल्व करने पे क्या होगा, आपका r का वैल्यू माइनस √2 आएगा। ठीक है, तो r का वैल्यू प्लस √2 भी आ रहा है, r का वैल्यू माइनस √2 भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया आपको, ठीक है, जिसमें क्या है प्लस √2 दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो आप क्या करोगे ऑप्शन नंबर ए को ही चूज करके आ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द अनदर टर्म ऑफ द सीरीज 9, 7, 5 एंड सो ऑन एंड 15, 12, 9 एंड सो ऑन आर सेम, फाइंड द nth टर्म। तो पहले तो आप चेक कर लो क्या ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, हाँ है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे क्या हो रहा है, -2 आ रहा है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पे क्या हो रहा है, -2 आ रहा है। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, चेक करो, ये भी है। 12 माइनस 15 कितना, -3, 9 माइनस 12 कितना, -3। अब पहले हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो सीरीज आपको दिया है पहला, इसका अनदर टर्म निकाल ले रहे हैं। तो a कितना है, देखो 9 है, कॉमन डिफरेंस जो है कितना है 7 माइनस 9 यानी कितना -2 है। तो अनदर टर्म जो है वो क्या होगा, a प्लस n-1 टाइम्स d, a की जगह 9 लिख दी है, प्लस n-1 टाइम्स d कितना है -2, कितना आ जा रहा है देख लो, 9 -2 मल्टीप्लाइड बाय n कितना हो गया -2n, -2 मल्टीप्लाइड -1 कितना हो गया +2, कितना आ जा रहा है 11 - 2n, 11 - 2n। अब ये वाली सीरीज के लिए हम काम कर ले रहे हैं, ठीक है, ये जो दूसरा वाला सीरीज आपको दिया था इसके लिए अब हम काम कर रहे हैं। तो यहां पर देखो अब a का वैल्यू कितना है 15 है, अब a का वैल्यू कितना है 15 है, कॉमन डिफरेंस जो है क्या है 12 माइनस 15 करने पे क्या हो रहा है -3 आ रहा है। तो अनदर टर्म जो है वो क्या होगा, a प्लस n-1 टाइम्स d, वैल्यू पुट करते जाओ, तो 15 प्लस n-1 टाइम्स d कितना है -3 है, तो 15 - 3n + 3 कितना आ रहा है 18 - 3n आ रहा है। अब क्या बोला उसने,
कि दोनों ही सीरीज के जो nth टर्म है उनकी वैल्यू क्या है, सेम है, की वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, तो यहां पर देखना, एक सेकेंड, ये पहला वाला जो सीरीज है उसको मैंने क्या करा, ब्लैक कलर की इससे पूरा लिख रखा है, और ये जो दूसरा सीरीज है इसको हमने क्या करा है, रेड कलर की इससे लिख रखा है। कंफ्यूज मत हो जाना, देखो अलग से लिख के बता ही दे रहा हूँ। ये दूसरा सीरीज जो है तो मैंने पूरा रेड कलर के इससे लिख के बताया, और जो पहला वाला सीरीज है उसको मैंने क्या करा, ब्लैक कलर के इससे लिख के बताया। अब उसने क्या बोला था, दोनों ही सीरीज की जो nth टर्म जो क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। 11 - 2n जो है डेट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 18 - 3n। बस आंसर आने में ही 11 - 2n इज इक्वल्स टू व्हाट, 18 - 3n। अब -3n जो है यहाँ जाकर क्या होगा, +3n हो जाएगा, और ये वाला 11 जो यहाँ जाकर क्या होगा, -11 हो जाएगा। तो देखो 3n - 2n इज इक्वल्स टू 18 - 11, तो n का वैल्यू आपका आ गया, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। n का वैल्यू कितना आ गया, 7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। गिवन एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r, इफ इट्स सम इज 4 एंड द सेकंड टर्म इज 3/4, देन वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज। ये आपका सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो एक ही तो फॉर्मूला होता है, वो आपको पता रहना चाहिए। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। बट ये वाला फॉर्मूला आप कभी उसमें ले पाओगे जब r का वैल्यू आपका -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है तभी, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या है, a/1 - r। अब उसने सम कितना दिया आपको, 4 दे रखा है, तो 4 इज इक्वल्स टू a/1 - r। इसको आप ऐसा लिख पाओगे, 4 × 1 - r इज इक्वल्स टू a। हाँ या ना, आपका पहला इक्वेशन बन गया। ओके, अब उसने एक और कंडीशन दी है क्वेश्चन में। क्या कंडीशन दी है कि इनफाइनाइट जीपी जो है ना, इसका सेकंड टर्म क्या है, 3/4 है, ठीक है, इसका सेकंड टर्म क्या है, 3/4 है। अब इनफाइनाइट जीपी भी जीपी में तो है ही ना, यहां पर अब आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला कौन सा इसमें लोगे, nth टर्म ऑफ जीपी का, जो कि क्या होता है, tn इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n - 1। समझ में आ रहा है ना। सेकंड टर्म जो है क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर 2 - 1। 2 - 1 क्या होगा, 1 ही होगा, तो a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर 1 क्या होगा, ar। तो सेकंड टर्म जो है वो क्या रहेगा, a मल्टीप्लाइड बाय r, और सेकंड टर्म का वैल्यू क्या दिया है, 3/4 दिया है। सेकंड टर्म जो है कितना दिया है, 3/4 दिया है। देखते जाओ बस आप, 3/4 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय r। यहां पर देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं ये जो r है इसको मैं यहां पर भेज देता हूं तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्या होगा, 3/4r इज इक्वल्स टू a। ये मेरा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन बन गया, है कि नहीं, ठीक है। अब दो इक्वेशन है मेरे पास में, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, और मेरे पास दो अननोन्स है, ये पहला अननोन हो गया a, और ये जो r है ये क्या हो गया, दूसरा अननोन हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, अननोन्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर रहा हूं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर रहा हूं, या फिर और एक छोटा तरीका बता देता हूं। यहां पर a का वैल्यू जो है क्या आया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 - r है, और दूसरे वाली इक्वेशन में क्या होगा, a का ही वैल्यू, ठीक है, सेम a का वैल्यू क्या हो रहा है, 3/4 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 - r दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 3/4 r। समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां पर देखो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 - r दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय r। तो अगर आप सॉल्व करने बैठोगे ना तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शन यूज में लो, ठीक है, बेस्ट तरीका क्या रहेगा, ऑप्शन यूज में लो। तो यहां पर हम देखो क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है पहले यूज में ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर r का वैल्यू क्या दिया, 1/4 दे रखा है, तो हम r की जगह 1/4 पुट कर रहे हैं, कि r की जगह हम क्या कर रहे हैं, 1/4 पुट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, और देख रहे हैं क्या दोनों इसमें वैल्यू सेम आ रहा है क्या। तो देखो 4 मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से देखते जाना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1/4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 कितना होगा, 3 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, r की जगह क्या है, 1/4, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ रहा है, 3/1 कितना आ रहा है, 3r। तो r जो इक्वल्स टू 1/4 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, बढ़िया बात हो गई। r का वैल्यू जब आप 1/4 पुट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। बट आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए को चूज नहीं कर सकते, इसके पीछे का रीजन क्या है, ऑप्शन नंबर सी में भी क्या हो रहा है, r का वैल्यू 1/4 दे रखा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली तो ऑप्शन नंबर ए को चूज नहीं कर सकते। बट देखो क्या था, ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 - r जो है इसका वैल्यू क्या था, a के बराबर था, है कि नहीं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 - r जो इसका वैल्यू a के बराबर था, और ये जो 3/4 r है इसका वैल्यू भी क्या है, a के बराबर, और इनका वैल्यू हमारा क्या है, अभी 3 आया, तो बेसिकली हमारा a का वैल्यू आ गया। जब हम r की जगह 1/4 पुट कर रहे हैं, जब हम r की जगह 1/4 पुट कर रहे हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 - r कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, एंड 3/4 r जो है ये भी क्या हो रहा है, 3r। तो हमारा a का वैल्यू आ गया, a कितना आ रहा है, 3, और r कितना है, 1/4, a कितना है, 3, और r कितना है, 1/4। कौन सा ऑप्शन को चूज करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए गलत रहेगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है।
ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको इक्वेशन को ही पूरा सॉल्व करना रहेगा। कभी कभी समझना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, बहुत टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने को, तो बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शंस को यूज में लो। ठीक है, और यहां पर भी स्टूडेंट कभी कभी मिस्टेक कर देते कि आपने क्या करा, r इक्वल टू 1/4 को चेक किया और वो आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है इक्वेशन। तो एक और चीज है ना, पर ऑप्शन नंबर सी में भी तो r इक्वल टू 1/4 है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए को चूज नहीं कर सकते। तो आपने समझना है यहाँ पर कि जब आप r का वैल्यू 1/4 पुट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या हो रहा है, 3r है, और ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 - r और जो 3/4 है इनका वैल्यू क्या है, a के बराबर है। यहाँ पर दिख रहा है ना क्लियरली, ये क्या है, a के बराबर है। क्या हो रहा है, a का वैल्यू 3 है ना कि 1, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। ओके, यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के जो है पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। ठीक है, पहले हम उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे हमारे रिवीजन नोट्स में से, और बाद में क्या करेंगे, उनके क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, जैसा मैंने आपको बताया, एक मैराथन सेशन तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने क्या करा है, उधर भी चैप्टर मैंने रिवाइज कराया है पहले, और बाद में आपको क्या करा है, स्टडी मटेरियल से जो जो क्वेश्चन थे वहां पर वो आपको पूरे सॉल्व करके बताए। एक मैराथन सेशन और अपलोड करूंगा जिसमें क्या होगा, मॉक टेस्ट पेपर से। ठीक है, हर एक चैप्टर के जो कम से कम 7-8 मॉक टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे मैंने आपको क्या करा है वहां पर सॉल्व करके बताया, तो वाला मैराथन सेशन भी आपको क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, और एक पास्ट ईयर पेपर्स वाला भी चालू है। इतना आप कर लोगे, आप गारंटी से जो 80+ 90+ मार्क्स लेके आ जाओगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, बट इतना पक्का है कि आपका डर पूरा मिट जाएगा और आप इजीली जो है 80+ 90+ मार्क्स लेके आ जाओगे। ठीक है, और यही चाहिए। और ये वाला पेपर आसान ही होता है, फालतू का सिर्फ मार्केट में डर बना के रखे। पेपर बहुत आसान है, इजीली इसमें से 100 में से 100 भी आ सकते हैं। ओके, बस सिली मिस्टेक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना 2 घंटे में, स्पीड बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करोगे, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, और जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे स्पीड तो बढ़ेगी, साथ साथ में क्या होगा, अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ते जाएगी। ओके, और जैसे हम क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं, स्टडी मेट में जो क्वेश्चन है, एमटीपी में जो क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन है, वैसे ही तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या डरना। ठीक है, मोस्टली तो क्वेश्चंस रिपीटेड भी दिख जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम भी दिख जाएंगे। ओके, तो कुछ भी डरने की बात नहीं रहेगी। इतना अगर आप कर लेते हो तो बिंदास पेपर देके आ जाओ। या फिर अगर जिनके पास पूरा टाइम नहीं है, ठीक है, 3-3 मैराथन देखने की आपको अगर क्या है, आपको लगता है इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, कोई भी एक चीज देख लो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस वाला देख लो, या एमटीपी वाला देख लो, या स्टडी मटेरियल वाला देख लो, आपकी मर्जी वैसा। ओके, तो जैसा आपको सही लगता है वैसा आपने करते जाना है। ओके, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर का आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो उसका तीनों हिस्से प्रैक्टिस कर लेना। कोई चैप्टर को आपको लगता है कि आपको अच्छे से आता है, सिर्फ एक ही बात देखना है, तो कोई स्टडी मटेरियल वाला देख लो सिर्फ, या पास्ट ईयर क्वेश्चन वाला देख लेना, या फिर सिर्फ एमटीपी वाला देख लेना। तो बराबर से आपने अपने हिसाब से उसको करना है, और क्या होगा, आपका बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से पूरा पेपर नंबर 3 का रिविजन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।